हॉल में सोफे पर बैठे हुए यामिनी अपनी बहन से बात कर रही होती है। यामिनी, रिश्ता बिल्कुल भी काटने लायक नहीं है। लड़की देखने में खूब सुंदर और पढ़ी लिखी भी है। यश के साथ उसकी जोड़ी खूब जचेगी और वैसे भी शादी विवाह उम्र से ही सही लगते हैं। क्या पता इस साल बेटे की शादी कर देगी तो अगले साल तक गोद में पोता खिलाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर जीजी, मेरा भी अब दादी बनने की मनसा हो रही है। आप मुझे लड़की की फोटो व्हाट्सएप करवा दीजिए, रखती हूँ। इतना कहकर यामिनी फोन रख देती है। तभी पति हर्ष अंदर आते हैं। घर काफी आलीशान था। घर में हर सुख सहूलियत, नौकर चाकर लगे हुए थे। क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं यामिनी जी। हाजी, बात ही खुशी की है। मेरी बहन गायत्री ने हमारे यश के लिए एक लड़की देखी। मैंने तो देख ली फोटो, मुझे लड़की पसंद है तो कह दिया शादी की बात आगे बढ़ाने को। अगर यामिनी जी, एक बार आपको यश से भी पूछना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी से पहले से ही कोई और हो। जमाना बदल चुका है। आजकल के जनरेशन में बच्चे अपना जीवन साथी पहले ही चुन लेते हैं। अजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मेरे यश को अच्छे से जानती हूँ। उसके लिए उसकी माँ की बातें पत्थर की लकीर हैं। वो मेरी बात नहीं काटेगा। मुझे पता है कि मुझे मेरे बेटे को कैसे राजी करना है, इसीलिए आज मैं सब कुछ उसके मनपसंद का बनाऊंगी। कुछ देर में यामिनी अपने बड़े बेटे की पसंद का खाना बनाकर अपने हाथों से परोसती है। क्या बात है माँ, आज तो आपने सारा खाना यश भैया की मनपसंद का बनाया है। पर आज तो भाई का बर्थडे भी नहीं है। नितिन, तू चुपचाप से खाना खा ले। यश बेटा, तू ये आलू गोभी ट्राई कर और तेरी मनपसंद की मटर पनीर भी बनाई है। ये भी चेक कर, बता कैसा बना है। मैंने मीठा भी बना रखा है, लेकर आती हूँ। माँ, आप यहाँ बैठ जाइए। अरे मैं मेहमान थोड़ी हूँ जो आप इस तरीके से मेरी खातिरदारी कर रही हैं। अरे बेटा, मैं रसोई से अभी रसमलाई लेकर आ रही हूँ। माँ, आप बैठ जाइए। मीठा महेश भैया ले आएंगे। मम्मी, अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, जल्दी से बताइए ना। यश बेटा, तेरी गायत्री मौसी ने तेरे लिए एक लड़की बताई है। लड़की पढ़ी लिखी है और देखने में भी खूब सुंदर है। मेरी भी इच्छा है कि तू अब अपना घर बसा ले। शादी विवाह उम्र से सही लगते हैं ताकि परिवार समय से शुरू हो सके। और वैसे भी इस खानदान को चलाने वाला चिराग तो चाहिए। यामिनी के शादी की बात करने पर यश के चेहरे पर असहजता देखकर हर्ष टोकता है। यामिनी जी, मेरे ख्याल से अभी यश शादी के लिए तैयार नहीं है, तो इस बात को यहीं खत्म कीजिए। उसे थोड़ा टाइम लेने दीजिए। देखो जी, हम दोनों माँ बेटे के बीच में तुम दखल अंदाजी मत किया करो। तुमको तो बस अपने बिजनेस मीटिंग करने से फुर्सत नहीं, जो घर की जिम्मेदारी को देखो। सुजाता का बेटा हमारे यश की उम्र का है और 2 साल हो गए उसकी शादी हुए। उसका खुद का भी परिवार हो गया। अरे मेरे भी तो कुछ अरमान है। मेरे उम्र की बाकी पड़ोसन पोते पोती खिला रही है। हाँ। भगवान, तुम बातों की इस तरीके से खींचतानी क्यों कर रही हो? अरे देखो अपने बेटे का चेहरा, क्या शादी की बात से ये यश तुम्हें खुश दिख रहा है? माँ पापा सही कह रहे हैं। यश भैया को थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए सोचने के लिए। इस घर में मेरी तो किसी को कदर ही नहीं पड़ी। पका पकाया थाली में परोस कर खाने को मिल जाता है, बस मेरी खुशी से किसी को क्यों मतलब होगा। इतना कहकर यामिनी रोते हुए कमरे में चली जाती है और एक पुराने से संदूक में से बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े निकाल कर देख रही होती है। तभी यश कमरे में आता है। यश देख रहा है, ये सारे के सारे तेरे कपड़े हैं। पता है, ये वाला स्वेटर मैंने अपने हाथों से बुनकर तुझे पहनाया था। आज तक मैंने इन कपड़ों को सहेज कर रखा है ताकि जब तेरे बच्चे होंगे तो उन्हें अपने हाथों से पहनाऊंगी। पर तू अपनी माँ की मनसा को पूरा नहीं करना चाहता है, तो मैं भी अब तुझे शादी के लिए बार बार नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं कर लूंगा शादी, पर प्लीज आप इस तरह से रो मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तू सचमुच शादी के लिए तैयार है तो सोच नहीं सकता बेटा, तेरे इस फैसले से मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। तभी यश झिझकते हुए अपनी बात रखता है। माँ, दरअसल मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। उपासना नाम है। माँ, उपासना बहुत ही सहज और सुलझी हुई लड़की है। आप एक बार उसे मिल लीजिए। मुझे पता है जब आप उसे देखेंगी ना तो आपको पसंद आ जाएगी। यश की बातों को सुनकर यामिनी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। यश बेटा, केवल पसंद से शादी के रिश्ते नहीं जुड़ते। लड़की का घर खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, ये सभी देखना होता है। यदि लड़की गरीब निकली तो मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये आखिरी फैसला है। यामिनी के इनकार भरे फैसले को सुनकर यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, उपासना बहुत ही गरीब घर की लड़की है और मेरी नजर में वो हीरा है। यदि मेरी शादी उससे नहीं हुई तो आपके सर की कसम, मैं जिंदगी भर किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। अपना फैसला सुनाकर यश आंखों में आंसू लिए कमरे से चला जाता है। तभी हर्ष, जो कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा था, अंदर आता है। अरे भाग्यवान, तुम इतनी कठोर दिल कैसे हो सकते हो? क्या हुआ जो लड़की गरीब है? शादी के बाद उसका नाम हमारे घर खानदान से जुड़ जाएगा। वैसे भी शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अजी, तो तुम क्या चाहते हो? मैं उस 2 कौड़ी की गरीब लड़की से यश की शादी कर दूं? हमारा खानदान कितना ऊंचा है, साज समाज भी देखना है, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है। भाग्यवान, या तो तुम दुनिया और सास समाज देख लो या फिर अपने बेटे की खुशी देख लो। पर कहीं ऐसा ना हो कि अपनी झूठी शान के चक्कर में तुम अपने बेटे को कभी खुश न देख सको।
अपने पति हर्ष की बातों को यामिनी काफी ज्यादा सोचती है और आखिर में मान जा अपने पति हर्ष की बातों को यामिनी काफी ज्यादा सोचती है और आखिर में मान जाती है। अगले दिन यामिनी अपने बेटे के कमरे में जाते हुए, यश बेटा, अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए ना माँ। बेटा, मुझे तेरी पसंद स्वीकार है। मुझे चलकर मेरी होने वाली बहू से मिलवा दे। अपनी माँ के बदले हुए फैसले को देखकर यश के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ ही देर में यामिनी अपने सह परिवार और शगुन के साथ उपासना को देखने के लिए आती है। चमचमाती हुई गाड़ी चौखट के सामने रुकती है। मिट्टी की झोपड़ी का बना घर, अंदर बैठी बूढ़ी जमुना सिलाई करते हुए धुंधलाई आंखें ऊपर करके देखती है। उपासना बेटी, देख तो लगता है कोई कस्टमर आया है कपड़े लेने के लिए। जी माँ, अभी देखती हूँ। उपासना जैसे यश को उसके परिवार वालों के साथ आया देखती है तो जल्दी से सिर पर पल्ला करके अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूते हुए आदर करती है। नमस्ते माँ जी, बाबूजी। खुश रहो। सदा खुश रहो बेटी। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कहाँ बैठे? यहाँ बैठने की कोई जगह दिख रही है? यामिनी की बात में नीचे दिखाने का स्वभाव झलक रहा था। तभी उपासना जमीन पर चटाई बिछा देती है। कुछ ही देर में उपासना चाय पानी परोसती है। देखिए बहन जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मेरा यश आपकी बेटी को पसंद करता है, तो बताइए कितना जल्दी शादी कर सकते हैं आप? समधन जी, शादी के लिए पैसे जोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बाकी आपकी कुछ मांगे हैं तो बता दीजिए, जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी। यह सुनते ही एक बार फिर यामिनी जमुना को नीचे दिखाती है। बहन जी रहने दीजिए, जितनी मेरी डिमांड है उतना दहेज देने के लिए आप जीवन भर भी पैसे नहीं जोड़ पाएंगी। आप बस अपनी बेटी को एक जोड़े में विदा कर दीजिए। और रही बात शादी के खर्चों की बहन जी, तो आप चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा हम देख लेंगे। अपनी गरीब बेटी की खुशी देखकर जान की शादी के लिए हाँ कर देती है। अपना ख्याल रखिएगा माँ। भाई साहब, आज से मेरी उपासना आपके घर की अमानत है। बहन जी निश्चिंत रहिए, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। तभी जैसे ही जान की मिलनी करने के लिए यामिनी के पास आती है तो मुंह बना लेती है। रहने दीजिए, ये मिलनी की रस्म तब करते अच्छा लगता है जब रिश्ता बराबरी में जुड़ा हो। चलो जी, बारात वापस नहीं जाना है। अपनी गरीब माँ के प्रति अपनी सास का ऐसा खराब व्यवहार देखकर उपासना का मन दुख जाता है। इसी तरह उपासना को शादी करके ससुराल आई कुछ वक्त बीत जाता है। माँ जी, प्रसाद। तभी एकदम से उपासना के हाथों से प्रसाद की थाली छूटने लगती है। अरे उपासना बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं माँ जी, 1-2 दिन से चक्कर सा आ रहा है, जी भी घबरा रहा है। यह सुनकर यामिनी के चेहरे पर खुशी उतर आती है। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यश, तू आज ऑफिस नहीं जाएगा, बल्कि अभी के अभी बहू को लेकर हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जा। क्या बात है उपासना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे सारे सवाल तू ही कर लेगा। तू बहू को लेकर जा, मैं डॉक्टर को सारी बातें फोन पर समझा दूंगी। थोड़ी देर में यश उपासना को फैमिली डॉक्टर के पास लेकर आता है, जहां वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। वहीं घर पर यामिनी लड्डू बना रही थी। उपासना बहू को पिस्ता के लड्डू पसंद है, अच्छे से घी भरकर बनाती हूँ। महेश, आज सारा खाना मेरी बहू की पसंद का बनना चाहिए। आखिरकार मेरी बहू इस खानदान को इतनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। जी मालकिन, आपने जो बनाने के लिए बोला था बन रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कुछ देर बाद। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी रिपोर्ट में सब कुछ ठीक तो है? आई एम सॉरी मिसेस यश सिंधिया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आप इन फ्यूचर कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके फैलोपियन ट्यूब में मां बनने की क्वालिटी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर उपासना को बड़ा धक्का सा लगता है। उसकी आंखों से गिरते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? यश जी, देखिए ना डॉक्टर साहब क्या कह रही है। उपासना, खुद को संभालो, चलो घर चलते हैं। टूटे हुए मन के साथ दोनों घर आते हैं। यामिनी हाथों में लड्डू लेके खड़ी थी। यश, तू आ गया? क्या आया रिपोर्ट में? मैं दादी बनने वाली हूँ ना। ले बहू, लड्डू खा। उपासना छलकते आंसुओं से अपनी सास को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहू, तू रो क्यों रही है? यश, क्या कहा डॉक्टर ने? तुम दोनों में से मुझे कोई कुछ बताएगा? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि उपासना कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर यामिनी के हाथों से लड्डू से सजी थाली जमीन पर गिर जाती है और वो गुस्से में अपनी गरीब बहू को कोसने लगती है। अरे जब ये 2 कौड़ी की गरीब इस खानदान को औलाद नहीं दे सकती, तो ये कलंक इस घर में रहकर क्या करेगी? अरे ऐसी औरतें श्राप हैं इस घर आने के लिए। निकल मेरे घर से। यामिनी कठोरता से बेचारी गरीब बहू को बाल नोचते हुए खींचने लगती है। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। अरे यामिनी, तुम क्या कर रही हो? अरे इतनी निर्दयी कब से हो गई तुम? हाँ, बन गई हूँ मैं निर्दयी हूँ। इस निसंतान बहू से मुझे कोई मोह नहीं है। अब मुझे ये एक आंख नहीं जच रही। कह दो इसे मेरी नजर से दूर हो जाए। इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है। यामिनी उपासना के हाथों का खाना पीना बंद कर देती है। माँ जी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अपनी गरीब बहू को खाना लाया देखकर यामिनी उसे गुस्से से घूरती है।
तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अपनी बांझ शक्ल लेकर मेरे आगे आने की? माँ जी आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए, मैं चली जाऊंगी। सब कुछ आपकी मनपसंद का बनाया है। गुस्से में भरकर यामिनी खाना पलट देती है। तो जैसी बांझ बहू का बनाया खाने से अच्छा है मैं जहर खाना पसंद करूंगी। बिल्कुल गर्म खाना होने के चलते ही उपासना का हाथ जलकर छाले पड़ जाते हैं। रात में उपासना, ये तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? यश जी वो खाना बनाते वक्त जल गया था। देखते देखते 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन पड़ोसन विद्यावती मिठाई लेकर यामिनी के घर आते जाते हैं। एक दिन पड़ोसन विद्यावती मिठाई लेकर यामिनी के घर आती है। ये लो यामिनी बहन लड्डू खाओ, मेरी बहू के बच्चा होने वाला है। ये सुनकर यामिनी का मुंह उतर जाता है। बहुत बहुत बधाई हो बहन। देख लो बहन, 2 महीने के अंदर अंदर मेरी बहू ने खुशखबरी सुना दी और तुम्हारी बहू को तो शादी करके आए 2 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं किया। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन मुझे सुनने में आया कि तुम्हारी बहू माँ नहीं बन सकती। सच बात है क्या? विद्यावती को चुटकी लेते देखकर यामिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। देखो बहन, ये मेरे परिवार का मसला है, समझ गई? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता लोगों के पास कितना समय है जो दूसरों के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, जो सुनने के लिए कान खड़े किए रहते हैं। अरे तो तुम मुझको क्यों गुस्सा दिखा रही हो? ये तो वही बात हो गई, नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो बस तुम्हें यही बोलूंगी कि अगर बड़े बेटे को बच्चा नहीं हो रहा तो वक्त मत गवा, बल्कि अपने छोटे बेटे की शादी कर दो। अब तुम्हारा छोटा लड़का भी शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी करवा दो। दूसरी बहू आएगी तो वो तुम्हारे घर को बच्चा दे देगी। इतना कहकर विद्यावती चली जाती है, लेकिन यामिनी के दिमाग में अब उसकी बातें घूमने लगती हैं, जिसे अब कुछ दिनों में अब अपने छोटे बेटे के लिए नताशा नाम की अमीर घर की लड़की से शादी करवाकर बहू बनाकर ले आती है। अमीर घर से होने की वजह से नताशा का नेचर बहुत ही ज्यादा घमंडी था। देखते ही देखते उसकी शादी को 1 हफ्ता हो जाता है। जेठानी जी मेरी कॉफी कहाँ है? बस लाई नताशा, 2 मिनट। जल्दी जल्दी कप में कॉफी डालते हुए गर्म कॉफी उपासना के हाथ पर छलक जाती है। ये लो नताशा तुम्हारी कॉफी विदाउट शुगर वाली। जेठानी जी आप मेरी कॉफी 10 मिनट लेट लेकर आई हैं। मुझे हर चीज अपने फिक्स टाइम टेबल पर चाहिए होती है। नताशा मैं रसोई में व्यस्त थी, सुबह के वक्त बहुत सारे काम होते, पापा जी को चाय देनी थी और सभी का लंच भी बनाना होता है, इसीलिए जरा सी लेट हो गई। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह हो गया है, तो तुम रसोई में थोड़ा बहुत काम करवाया करो। उपासना अभी ऐसा कह रही होती है कि तभी कमरे में यामिनी को आते देखकर नताशा चालाकी से बात को बदलते हुए रोने का नाटक शुरू करती है। जेठानी जी मैं रिश्ते में आपसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर दामन चलाओगी। क्या री 2 कौड़ी की गरीब जादी बहू, तूने मेरी नताशा बहू को क्या कहा है? माँ जी मैंने तो केवल देवरानी जी को इतना ही कहा कि थोड़ा बहुत रसोई में मेरा हाथ बटा दिया करें। इस पर यामिनी अपनी गरीब बहू की बेइज्जती मारती है। क्यों, तेरे क्या हाथ पैर टूट गए हैं जो तुझे काम करने के लिए अलग से नौकर चाहिए? भूल मत एक खोटा सिक्का भी नहीं लेकर आई तू। तो जैसी बांझ बहू को मैं अपने घर में रहने दे रही हूँ, ये मेरा एहसान है। अपनी सास को इस तरह से अपनी गरीब जेठानी का अनादर करते देखकर नताशा काफी ज्यादा खुश होती है। क्या सॉलिड इंसल्ट की है मम्मी जी ने, बड़ी आई मुझसे चुल मचाने। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं। सुबह जब सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं, नताशा को उल्टी आती है और वो उठकर बाथरूम में जाती है। ये एकदम से नताशा को क्या हो गया? तभी डाइनिंग टेबल से उठकर यामिनी नताशा के कमरे में आती है। अब कैसा लग रहा है नताशा बहू? मच बेटर मम्मी जी, पता नहीं एकदम से उल्टी कैसे हो गई, मैंने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया। बहू एक बात तो बता, इस बार तुझे महीना आया था? नहीं मम्मी जी, इस मंथ मेरे पीरियड्स मिस हो गए, मैं आपको बताने वाली थी। ये सुनकर यामिनी घर पर डॉक्टर को बुलाती है, जो कि नताशा का चेकअप करती है। पूरा परिवार कमरे के बाहर टकटकी लगाई था। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। हाँ जी, आपने सुना हमारी नताशा बहू, हमारे घर भी बच्चा आने वाला है। भगवान करे मेरी नताशा बहू को जुड़वा बेटा हो। जहाँ पूरा परिवार खुश था, वहीं नताशा अपनी प्रेगनेंसी से नाखुश थी। बहुत बहुत बधाई हो देवरानी जी। उपासना जैसे नताशा की तरफ बढ़ती है तो यामिनी उसका हाथ खींचकर कमरे से बाहर निकालती है। चल मेरे साथ यहाँ से। अजी माँ जी आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? माँ छोड़ दो उस बेचारी को। यामिनी कठोरता से अपनी गरीब बांझ बहू को घर की चौखट से बाहर कर देती है। यामिनी अब तो तुम्हारी मन की मुराद भी पूरी हो गई है। छोटी बहू को बच्चा होने वाला है, तो अब तो बड़ी बहू से गिला शिकवा छोड़ दो। घर में खुशी का माहौल है। अजी घर की खुशियाँ बनी रहे, इसीलिए तो मैंने इस गरीब बांझ बहू को घर से बाहर निकाला है, वरना ये हमारे घर की खुशियाँ खा जाएगी। वैसे भी मेरी छोटी बहू ने इस घर का वंश बढ़ाकर इस 2 कौड़ी की गरीब बहू के मुंह पर कालिक पोत दी। ये कभी बच्चे का मुंह नहीं देख सकेगी। बस कीजिए माँ, अब मैं अपनी पत्नी का अनादर और नहीं सुन सकता। अरे किस मिट्टी की बनी है आप? जब देखो इस बेचारी के दुख को कुरेदती रहती हैं, ताने देकर। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा, और अब इस घर में मैं भी नहीं रहना चाहता। यामिनी तुम क्या कर रही हो? बच्चों को रोक लो, वो जा रहे हैं। चाहते हैं तो जाने दीजिए, जब गरीबी में रहकर नमक रोटी जोड़ना पड़ेगा तब माँ का मोल पता चलेगा इन्हें। यश यामिनी के स्वभाव के कारण अपने आलीशान घर को छोड़कर अब गरीबी में रूखा सूखा खाकर गुजारा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यामिनी अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहू का काफी ज्यादा देखभाल करती है। इसी तरह उसकी प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते हैं।
नताशा बहू, ये लो मैंने तुम्हारे लिए देसी घी ड्राई फ्रूट डालकर दूध बनाए से पी लो। डिलीवरी के दिनों में ऐसा दूध पीने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। पता है हमारे टाइम में औरतें यही घर का दूध घी पीकर 8-8 बच्चों को जन्म दिया करती थी। थैंक यू मम्मी जी, आप मेरी कितनी देखभाल करती हैं। नताशा अपनी सास के आगे झूठा दिखावा करती है और सास के कमरे से जाते ही अभी से यह हाल है, पता नहीं डिलीवरी तक इस दूध के ग्लास का साइज कितना बढ़ेगा। मुंह भींचकर नताशा दूध को डस्टबिन में डाल देती है, जो कि यामिनी खिड़की से देख लेती है और उसका मन खट्टा हो जाता है। मैंने कितने दिल से बहू के लिए दूध बनाया था, उसने फेंक दिया। कोई नहीं। यामिनी खुद को पूरी तरह से अपनी अमीर बहू के आने वाले बच्चों की सेवा पानी में झोंक देती है। उसके खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट से लेकर हर चीज भर कर रखती है। वहीं उपासना गरीबी में आधा पेट भोजन को भी मोहताज थी। केवल एक मुट्ठी आटा पड़ा हुआ है, यश जी को रोटी बनाकर दे देती हूँ। कम आटा देखकर उपासना रोटी बनाती है। यश जी खाना खा लीजिए। उपासना लाओ, आज एक साथ खाना खाते हैं। यश जी मैंने तो कब का खा लिया, आप खा लीजिए, मेरा पेट भर गया है। यश की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उपासना झूठ क्यों बोलती हो, मैंने देख लिया आटा नहीं था। आओ खा लो। दोनों थोड़े से एक दूसरे को कौर बनाकर खिलाते हैं। तभी उपासना को एकदम से उल्टी आती है। उपासना तुम ठीक तो हो? यश जी 2-4 दिनों से मुझे काफी उल्टी हो रही है, मुझे लगता है मेरे पैर भारी हैं। उपासना की आंखों में फिर दोबारा बच्चे की आस जगती है। ये देखकर यश भारी मन से कहता है, उपासना तुम्हारा माँ बनना संभव नहीं है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम माँ नहीं बन सकती। और वैसे भी इस गरीबी में हमारे खुद के खाने के नहीं है, हम बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे। किसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन कुछ किन्नर बधाई लेने यामिनी के घर आती हैं। अरे लाओ जी लाओ, बच्चों की सौगात लेने आई हैं हम। तभी किन्नर की टोली को देखकर नताशा बहुत मजाक उड़ाती है। हद है कसम से, घर बसानी भिखारी पहले आ गए, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ पर तुम लोग पैसे मांगने आ गए। अरे बेटी, बच्चे आने की खुशी नहीं है क्या तुझको? हम तो खुशी की सौगात लेने आई हैं। नताशा बहू, इन लोगों की दुआ लेनी चाहिए, इनकी दुआ बच्चों को बहुत ज्यादा लगती है। मम्मी जी आप भी कैसी दकियानूसी बातों को मानती है, मुझे अपने बच्चों के लिए उनकी दुआ नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। घमंड में चूर नताशा बगैर कुछ दिए उन्हें चौखट से खाली हाथ लौटा देती है, जिसके बाद वो गरीब बहू की दहलीज पर आते हैं। अरे बेटी, एक गिलास पानी पिलाएगी क्या? आए तो बधाई लेने और दुआ देने थे, लेकिन इस औरत ने जिस तरीके से हमारा अनादर किया, कभी खुश नहीं रहेगी। हमारी बात कभी खाली नहीं जाती। उस किन्नर की ऐसी बातें सुनकर गरीब बहू संकोच में आ जाती है। नहीं नहीं, भगवान के लिए आप लोग ऐसा मत कहिए, दुआ देने आई हैं, दुआ देकर जाइए। मेरी सास उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा आस लगाकर इंतजार कर रही है। अगर वो उम्मीद भी उनसे छिन गई तो वो सह नहीं पाएंगी। उपासना का निश्चल मन देखकर किन्नर उसकी सराहना करती है। बेटी, हमने तो आज तक बहू को आते ही घर तोड़ते देखा है, लेकिन तू इतना कुछ सहन करके भी उनके लिए कितना सोच रही है। भगवान तेरे बाल बच्चे बनाए रखे। किन्नर जैसे गरीब बांझ बहू को बच्चों का आशीर्वाद देती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। काश कि आपका आशीर्वाद मुझको लग जाता, लेकिन मेरी गोद कभी नहीं भर सकती क्योंकि मेरी कोख सूनी है और बगैर बच्चों की एक औरत जीवन भर आधी औरत कहलाती है। बेटी, हमारी बात कभी खाली नहीं जाती। तेरी कोख पर लगा बांझपन का गांठ खुल जाएगा। तू 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 बच्चों को जन्म देगी, जैसे देवकी ने दिया। तभी उपासना अपनी झोपड़ी के अंदर से मुट्ठी भर चावल लाकर उन्हें देती है। लगभग 2-3 महीने में ही उपासना का पेट लगभग 9 महीने जितना बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर पड़ोसन काफी ज्यादा बातें बनाती हैं। हाय हाय, देख रही हो तुम विद्यावती बहन, लगता है इस यामिनी की गरीब वाली बहू पेट से है। अरे मगर इसका पेट तो देखो, गर्भवती औरतों की तुलना में कुछ ज्यादा नहीं निकला है। जैसे 1-2 नहीं बल्कि इसके पेट में 7-8 जुड़वा बच्चे हों। अरे मगर 8 बच्चों को पैदा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस गरीबी में उनका पालन पोषण ये लोग किस कदर करेंगे। भगवान न करे उतने बच्चे हो, वरना यामिनी का बताओ तो उसकी गरीब बहू के साथ पहले ही कितना खराब है। पता चले 8 बच्चे देखकर उसे ताने दे देकर मार ही डालेगी। उन दोनों पड़ोसन की बातें जब यामिनी के कान में जाती हैं तो वो इस बात को पुख्ता करने के लिए गरीब बहू की झोपड़ी में आती है, जहाँ वो ठंड में ठिठुरते हुए बच्चों का बिस्तर बना रही थी। यकीन नहीं होता कि मैंने 2-3 बिस्तर एक दिन में तैयार कर दिया। अरे माँ जी, आप आइए ना। यामिनी आंखें जमाकर अपनी गरीब बहू के पेट को देखती है और बिना एक शब्द बोले मुंह मोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों में नताशा सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे का जन्म देती है। तभी यामिनी हाथों में कुछ पुराने कपड़े बच्चे को पहनाने के लिए लेकर आती है। अरे अरे मेरे राज दुलारा, देखो दादी कपड़े लेकर आई हैं। पुराने कपड़े देखकर नताशा पहनाने से मना कर देती है। 1 मिनट मम्मी जी, आप एक ऐसे फटीचर से कपड़े मेरे बच्चों को पहनाने वाली हैं? नताशा बहू, ये नितिन के कपड़े मैंने सालों से सहेज कर रखे हुए थे। मेरी इच्छा थी उसके बच्चे उसके कपड़े पहने।
नो वे मम्मी जी, अरे मेरा बच्चा पुराने कपड़े नहीं पहनेगा। मैं बच्चों के लिए कपड़े कैरी करके लेकर आई हूँ। मेरे उस बैग में कपड़े रखे हुए। नर्स, आप प्लीज मेरे बच्चों को कपड़े पहना दीजिए। नर्स यामिनी की गोद से बच्चा लेकर उसे नए कपड़े पहना देती है। लगभग 2-3 दिनों में डिस्चार्ज होकर अब नताशा घर आती है। लला लला लोरी, दूध की कटोरी। अरे मेरा प्यारा पोता, दादी के हाथों से मालिश करके देखना, मैं तुझे 1 महीने में कैसे हट्टा कट्टा कर दूंगी। तभी नताशा कमरे से बाहर आती है और यामिनी को अपने बच्चे की मालिश करते देखकर उसे छीन लेती है। मम्मी जी, आप में जरा सी भी सेंस नाम की चीज नहीं है। आप मेरे बच्चे को ये कैसे तेल से मालिश कर रही हैं? अगर उसे रैशेस हो गया तो? बहू, मैंने ये तेल खुद अपने हाथ से बनाई, बिल्कुल भी नुकसान या खराबी नहीं करेगा। जब नितिन पैदा हुआ था तो मैं उसकी भी मालिश यूं ही किया करती थी। मम्मी जी, ये आपका जमाना नहीं, बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। अगर आपको मालिश करने का इतना ही मन है तो थोड़े दिनों में आपकी गरीब बहू के बच्चा होने वाला है, उसकी मालिश करके अपनी इच्छा पूरी कर लेना। मैंने अपने बच्चे के लिए बेबी केयर टेकर लगवा लिया है, अब वही मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी। इतना कहकर नताशा अपना बच्चा लेकर चली जाती है। अंदर ही अंदर यामिनी अपनी गरीब बहू से किए गए बर्ताव के लिए अफसोस खा रही होती है। अब उपासना को 9वां महीना चढ़ जाता है, लेकिन भारी पेट में भी वो सारा काम खुद ही करती है और देखते ही देखते उस गरीब बहू के घर 8 बच्चे जन्म लेते हैं। पड़ोस वाले सभी लोग उपासना को आकर देख जाते हैं। देख लो भाग्यवान, तुम जिस बहू को बांझ बोलते नहीं थकती थी, भगवान ने भी उसका दुख देखकर उसके कलंक को दूर करके उसके चेहरे पर उजाला चमका दिया और हमारी बड़ी बहू ने इस खानदान को 8 जुड़वा बच्चे दिए हैं। चलोगी नहीं देखने? यामिनी रोते हुए अपने पति की ओर देखती है। जी, मैंने उसके साथ इस कदर बुरा किया कि मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं। अंत में यामिनी अपनी गरीब बहू के चौखट पर आती है, जहां घनघोर ठंड में उसकी गरीब बहू और 8 बच्चे बिस्तर के अभाव में ठंड से ठिठुर रहे थे, जिसे देखकर उसका कलेजा रो जाता है। माँ जी, आइए ना। अरे बहू, लेटी रह, अभी तेरा शरीर कच्चा है, ऐसे में आराम की जरूरत होती है। जैसे ही यामिनी अपनी गोद में अपने पोते पोती को उठाकर खिलाती है कि आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चल बहू, अपने घर चल। अजी, कह दो इसे मैं यहाँ अपनी बहू और पोते पोती को लेने आई हूँ। यश अपनी माँ से गले लगकर बहुत रोता है। आखिर में यामिनी अपनी गरीब बहू और 8 बच्चों को घर ले जाती है। मैं खुले छत पर सोने वाला ससुराल। कमरे की खुली खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अंजलि रजाई के अंदर मुंह दुबकाकर फोन पर चैटिंग कर रही होती है। मैंने प्रदीप जी को पिछले 5 मिनट पहले का मैसेज कर रखा है। ये मैसेज अभी तक सेंड नहीं हुआ, तब से स्क्रीन पर गोल गोल स्क्रॉल हुआ जा रहा है। अंजलि आंखें जमाकर मैसेज सेंड होने का वेट कर रही होती है। तभी उसके फोन पर डेली डेटा खत्म होने का मैसेज आता है। इस नेट को भी अभी खत्म होना था। राहुल का बच्चा दिन में मेरा सारा नेट खत्म कर देता है। रजाई में पड़े पड़े अंजलि बुदबुदा रही होती है। तभी दूसरी साइड में फियोंसे का कॉल आ जाता है। हेलो 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 अंजलि, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। बस 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं छत पर जाकर बात करती हूँ। फोन में नेटवर्क कम होने के कारण अंजलि बात करने के लिए छत पर जाती है। ओपन टेरेस होने के चलते चल रही ठंडी ठंडी हवा उसके शरीर से टकराती है, जिससे वो थर थर कांपने लगती है। हेलो, हाँ प्रदीप। अब जाकर तुम्हारी आवाज क्लियर आई है। स्टार्टिंग में तुम्हारी आवाज काफी कट कट के आ रही थी। वो दरअसल नीचे नेटवर्क कम आता है, इसीलिए कभी कभी टावर भाग जाता है, मगर छत पर सही नेटवर्क मिल जाता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी कांपती हुई क्यों निकल रही है, जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, जबकि आज का वेदर तो काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। कितनी बढ़िया चिल्ड हवा चल रही है। मैं तो छत पर सोया हुआ हूँ। अरे मगर आप इतनी ठंड में छत पर क्यों सो रहे हैं? ऊपर से आज बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी हवा चल रही है। आपको ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ठंड का मौसम काफी ज्यादा पसंद है। बढ़िया सी सर्दी का मौसम हो, फुल मून हो और बढ़िया फ्रेश हवा चल रही हो, तो खुले छत पर ही सोना अच्छा लगता है। मेरी तो यहाँ 2 मिनट बात करने में ही ठंड से हालत खराब हो रही है। मुझे तो हाई वोल्टेज वाली ठंड लग रही है। पता चले बात करने के चक्कर में मेरी यही कुल्फी जम जाए। पर क्या करूँ, सीढ़ी से नीचे उतरते ही नेटवर्क भाग जाएगा और छत पर एकदम बर्फ जितनी ठंडी ठंडी हवा शरीर में लग रही है। मेरे बस की नहीं है बात करना। इतना कहकर अंजलि कॉल कट करके सर्दी लगने की वजह से छत से नीचे उतरकर चली जाती है और रजाई ओढ़ लेती है। हे भगवान, मुझे तो तगड़ी वाली ठंड लग रही है। रजाई से भी ठंड नहीं जा रही। थोड़ी देर छत पर खड़े होकर बात करने में मेरी तो हालत खराब हो गई। पता नहीं लोग ऐसे ठंड के मौसम में खुले छत पर कैसे सो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, अंजलि को ठंड से कांपते हुए देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अंजलि काफी ज्यादा विंटर कॉन्शियस लड़की है, जिसे सर्दी सबसे ज्यादा लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जिस फैमिली में उसका रिश्ता फिक्स हुआ था, वो पूरा का पूरा परिवार ठंड के मौसम में खुले मौसम में सोने का आदी था। अब देखना यह था कि क्या वो अपने ससुराल की फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि शादी करके अपने ससुराल आ जाती है।
आज तो बिल्कुल चारे उखाड़ने वाली सर्दी लग रही है। सरस्वती, जल्दी से गृह प्रवेश कर देख, कैसी बर्फ के पानी जैसी हवा चल रही है। पूरा शरीर सर्दी से सिहर रहा है। बस बस माँ जी, बस। भावना बहू कलश में चावल भरकर लाने गई हुई है। दरवाजे पर शादी के जोड़े में खड़ी अंजलि के दांत ठंड की वजह से किटकिटाने लगते हैं। ये भगवान, क्या जुल्म है। इतनी देर से दरवाजे पर खड़ा कर रखा है। जब तक ये मेरा स्वागत करेंगे पता चले कि मैं ठंड की वजह से दरवाजे पर खड़े खड़े दही की तरह जम गई। मम्मी ने कहा था कि लहंगे के ऊपर शॉल या स्वेटर रख ले। मुझे ये अपना ब्राइडल लहंगे को दिखाने की पड़ी थी। कसम से सर्दी के मौसम में शादी करना सबसे आफत है। बेचारी बहू दरवाजे पर खड़ी खड़ी ठंड से बड़बड़ा रही थी। तभी जेठानी भावना कलश भरकर लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी चावल। तब सरस्वती चावल से भरा कलश चौखट पर रखती है। मम्मी जी चावल। तब सरस्वती चावल से भरा कलश चौखट पर रखती है। अंजलि बहू, इस कलश को सीधे पैरों से गिराकर ससुराल में गृह प्रवेश करो। कद्दू गृह प्रवेश करो। इतनी देर से इस भयंकर ठंड में दरवाजे पर डमी की तरह खड़ा करके रखा है। सर्दी की वजह से मेरे दोनों पैर सुन्न पड़ गए। अरे पोता बहू, तेरे कानों में क्या खोट जम गई है जो सुनाई नहीं दिया? अरे गृह प्रवेश करने के लिए तुझको क्या अलग से मुहूर्त निकालना पड़ेगा? एक तो वैसे ठंड का मौसम हो रहा है। जी दादी जी, करती हूँ। हे भगवान, ये ददिया सास तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस लगती हैं। बेचारी जैसे तैसे कपकपाते पैर से कलश गिराकर ससुराल में कदम रखती है। तभी जेठानी के दोनों बच्चे। ये बिस्तर करने का क्या सीन है? ऐसे सर्दी के मौसम में तो सब लोग अपने अपने कमरे में ही सोते होंगे ना। ऐसे ठंड के मौसम में थोड़ी ना कोई खुले में छत पर सोता होगा। प्रणीत बेटा, तुम चाची के पास नहीं सो सकते। मम्मा तुम्हें निन्नी करवा देगी। नहीं, मैं छोटी मम्मी के पास सोऊंगा तो छोटी मम्मी के पास ही जाऊंगा। मुझको आपके पास नहीं सोना। भाभी, अगर प्रणीत हमारे साथ सोना चाहता है तो उसको सोने दीजिए। वैसे भी सोने के लिए खुला स्पेस है तो क्या दिक्कत है? अंजलि को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अंजलि? जी बिल्कुल प्रदीप जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, कैसा अनरोमांटिक पति मिला है मुझे। अरे शादी के पहले दिन बच्चों को अपने साथ कौन सुलाता है? फालतू में कबाब में हड्डी भरने के लिए बिल्कुल भी सेंस नाम की चीज नहीं है। अरे क्या आज रात भर दरवाजे पर ही ठंड में महफिल जमाने का इरादा है तुम लोगों का? इतनी देर से खड़े खड़े मेरे पैर दर्द के मारे टूटने को हो रहा है। बड़ी पोता बहू, जल्दी से जाकर मेरा बिस्तर कर दे। जी दादी जी। जाओ छोटी बहू, तुम भी जाकर शादी का जोड़ा बदल कर थोड़े गर्म कपड़े पहन लो, सर्दी का मौसम है। जी मम्मी जी, शुक्र है कम से कम इनको थोड़ा तो शर्म आया। मैं तो बेडरूम में जाती हूँ, सबसे पहले सीधा रजाई में घुसने वाली हूँ। इसके बाद प्रदीप अंजलि को बेडरूम में लेकर आता है और कमरे में आते हैं और पंखा चालू कर देता है। अब जाकर सांस में सांस आई है। इतना भड़कीली शेरवानी में मेरे तो पसीने छूट गए थे। अंजलि बड़ी बड़ी आंखें करके कमरे में चलते पंखे की ठंडी ठंडी हवा से कांपने लगती है। प्रदीप जी, आपको इतनी सर्दी में गर्मी लग रही है? अंजलि, मैं तो सर्दी में पंखा भी चालू करके ही सोता हूँ। वो इस पंखे की स्पीड थोड़ी ज्यादा है इसलिए तुम्हें सर्दी लग रही है। रुको, मैं पंखे की स्पीड कम कर देता हूँ। अंजलि को सर्दी से थर थर कांपते हुए देखकर प्रदीप पंखे का पॉइंट स्लो करके 2 पर कर देता है। लेकिन अभी भी अंजलि आंखें जमा कर पंखे को ही देखे जा रही थी। हे भगवान, इस पंखे की स्पीड कम होने के बाद भी बर्फ जैसी हवा सर सर कान के अंदर घुस रही है और मेरा तो ठंड से तहा थैया करने का मन कर रहा है। अंजलि, तुम बेडरूम में कपड़े चेंज कर लो, मैं बाथरूम से चेंज करके आता हूँ। जी ठीक है। जैसे प्रदीप बेडरूम से बाथरूम में जाता है, अंजलि फटाफट से पंखे का स्विच ऑफ कर देती है और पूरी की पूरी रजाई में खुद को कवर कर लेती है। कितना अच्छा लग रहा है खुद को रजाई में सील पैक करके। अब जाकर शरीर में थोड़ी थोड़ी गर्माहट लग रही है। थोड़ी देर में रजाई की गर्माहट में अंजलि को नींद आ जाती है। प्रदीप जैसे ही चेंज करके बाहर आता है तो अंजलि को सोया हुआ देखता है। अंजलि, अंजलि सो गई हो क्या? अरे ये तो सो गई। चल बेटा प्रदीप, तू भी सो जा। प्रदीप तकिया उठाकर कमरे से सीधा सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला जाता है, जहां बाकी के ससुराल के सदस्य भी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में खुले में छत पर सो रहे थे। पूरी की पूरी जगह में तो आप सब लोग फैल कर सो गए हैं। मेरे लिए सोने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। वैभव भैया, थोड़ा खिसकना। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आज तो छत पर सोने आएगा। अरे कैसे नहीं आता? आपको पता तो है कि मुझे शुरू से ही खुले में छत पर सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड का मौसम ही क्यों ना हो। इतना बोलकर प्रदीप अपने लिए जगह बनाकर छत पर ही सो जाता है। इसी तरह से सुबह हो जाती है। अंजलि जैसे ही उठकर कमरे में देखती है तो पूरा बेड खाली पड़ा होता है। अरे इतनी ठंड में सुबह सुबह प्रदीप जी बेड से उठकर कहाँ चले गए? खैर, रात को कितनी अच्छी नींद आई थी, फटाफट से काम कर लेती हूँ। कितनी मस्त वाली रजाई गरम गरम हो रखी है, मेरा तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अंजलि अब जल्दी से बिस्तर से निकलकर बेड सेट करती है और अपना बेडरूम साफ करने के बाद बाकी कमरों की सफाई करती है, जहां वो हर कमरों के बेड पर से गद्दा तकिया गायब देखकर उसे अजीब सा लगता है। अरे ये क्या माजरा है? सभी बेडरूम में बेड तो लगी है लेकिन किसी भी बेड पर तकिया और गद्दे क्यों नहीं है?
सिर्फ शोपीस के लिए बेड लगवा रखा है और किसी भी कमरे में कोई दिख क्यों नहीं रहा? इतनी ठंड में सुबह सुबह सब लोग कहाँ चले गए हैं? इतना कहते हुए अंजलि कमरे में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसे सभी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सभी के हाथों में तकिया, बिस्तर और मोटी मोटी रजाइयां होती हैं। तभी कनिका अंजलि को सफाई करते देखकर, गुड मॉर्निंग छोटी भाभी, आप रात को नीचे ही सो गई थी, छत पर सोने भी नहीं आई? आप सब लोग इतनी ठंड के मौसम में छत पर खुले में सोए हुए थे? रात को लाइट कट गई थी क्या? अरे नहीं भाभी, लाइट नहीं कटी, बल्कि हमारी पूरी फैमिली गर्मी हो या सर्दी खुले में छत पर ही सोते हैं। ठंड के मौसम में खुले छत पर सोने का मजा ही कुछ और है। कनिका की बातों को सुनकर अंजलि शॉपिंग रिएक्शन से उसे देखने लगती है। मुझे तो आज की ठंड देखकर ही कपकपी चढ़ रही है। पता नहीं मेरे महान ससुराल वालों को ऐसे ठंड के मौसम में खुले में छत पर नींद कैसे आ गई। बहू, घर के काम कर लिए तो जल्दी से सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर लो और एक बार पहले छत पर जाकर सारे बिस्तर समेट कर आ जाओ। जी मम्मी जी। सारे के सारे सर्दी के मौसम में छत पर सोने के लिए बने हैं, एक बिस्तर भी खुद तय लगाकर नहीं आ सकते थे। न चाहते हुए भी बेचारी बहू को बिस्तर उठाने के लिए ठंड में छत पर जाना पड़ता है, जहां सर्दी की वजह से चारों तरफ धुंध सी जमी हुई बर्फीली हवा चल रही थी। आसमान में ओस गिर रही थी। छत पर तो कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, ऐसा लग रहा है सीढ़ियां चढ़ते ही मैं छत पर नहीं सीधा शिमला में आ गई हूँ। सुबह सुबह के समय सर्दी बड़ी होने के चलते अंजलि को कांपते हुए जैसे ही बिस्तर पर से चादर उठाकर उठने वाली होती है तो वो चादर ओस से भीग रखी थी। हे भगवान, ये सारा का सारा बिस्तर तो बिल्कुल भीगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा बिस्तर बाल्टी भर पानी में से डुबकी मार कर निकाला है। इसको तो सुखाना पड़ेगा। छत की सारी दीवार खाली देखकर अंजलि सारे बिस्तर को अब दीवार पर डाल देती है। चलो, अब धूप खिलेगी तो सारा का सारा बिस्तर धूप में सूख जाएगा। अब जल्दी से नीचे जाती हूँ, अभी नहाना भी है और सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। इतना कहकर अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और फटाफट से नहा धोकर कांपते कांपते किचन में आती है। इतनी ठंड में नहाने में तो नानी याद आ गई, लेकिन जितना ज्यादा हल्का लग रहा है जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर अंजलि गैस ऑन करके एक तरफ बनने को रखती है और साइड में स्लैब पर सब्जियां कट करने लगती है। तभी हवा के झोंके से बावर्ची खाने की खिड़की खुल जाती है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है। 2 मिनट की हवा से किचन कितना ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। लगता है जेठानी जी को ठंड में खुले में छत पर सोने के साथ साथ खुली रसोई में खाना बनाने की आदत है, तभी तो किचन की सारी खिड़की खोल कर रखी है। इतना कहकर अंजलि किचन की खिड़की बंद कर देती है और नाश्ता बनाती है। सब्जी और चाय तो बन गई, फटाफट गर्मा गर्म पराठे सेकने एक बार जाकर देख लेती हूँ सब लोग फ्रेश हुए कि नहीं। अंजलि जैसे रसोई से बाहर आती है तो उसका पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल पर बासी शरीर में बैठे हुए थे। आप सभी लोग अभी तक फ्रेश नहीं हुए? नाश्ता रेडी हो गया, बस पराठे लगाने हैं। तभी अंजलि की छोटी नंद हिमानी नाश्ता मांगती है। भाभी, हम सबने ब्रश कर लिया, आप जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता ले आइए। अरे नाश्ता कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, पहले नहा लो। आप सभी लोग ठंड में खुले में ऊपर ओस में सोए हुए थे, नहा लेंगे तो शरीर की ओस उतर जाएगी। अरे पोता बहू, तुम्हारे नहाने के पीछे नहा धोकर पड़ गई। अरे थोड़ी धूप निकल जाने दे, अभी ठंड से टंकी का पानी भी बिल्कुल बर्फ जितना जमा हुआ होगा। थोड़ी धूप से ठंडक कट जाएगी तो नहा लेंगे, नाश्ता करवा दे। अपने ससुराल वालों को ठंड में नहाने के लिए आलस करते देखकर बहू मन में बुदबुदाने लगती है। इतनी सर्दी के मौसम में सबको खुले में छत पर सोने में ठंड नहीं लग रही थी, और ठंड में नहाने को क्या बोलते? सारी की सारी सर्दी मेरे आलसखोर ससुराल वालों को ही लग रही है। बड़बड़ाते हुए बहू रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती है। ऐसे ही बहू का उसके ससुराल में सर्दी के मौसम में पूरा दिन बीत जाता है। कसम से आज 3 टाइम का खाना बनाकर मुझे सॉलिड वाली थकावट लग रही है। बस जल्दी से सभी खाना खा ले ताकि मुझे रजाई में जाने को मिले। बेचारी बहू सबको डिनर करवाते हुए डाइनिंग टेबल के साइड में खड़ी कमरे में जाने का सोच रही होती है। तभी सास सरस्वती कहती है, बहू, जितने सब लोग खाना खा रहे हैं तुम तब तक सभी के कमरों से तकिए ऊपर ले चलो और बिस्तर भी लगा देना। ठंड भरे मौसम में छत पर बिस्तर लगाने की बात सुनकर बेचारी बहू बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। पर मम्मी जी, आप सब लोग इतनी सर्दी के मौसम में खुले में छत पर सोएंगे? अरे सब लोग से क्या मतलब है अंजलि, तुम्हें भी हमारे साथ छत पर सोना है? ये सुनकर बेचारी बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जी मम्मी जी, मुझे भी छत पर सोना पड़ेगा, पर अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। ऐसे मैं छत पर सोऊंगी तो पड़ोस वाले बातें बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे पोता बहू, किसी को क्या लेना देना चाहे हमारा परिवार छत पर सो या नीचे। अरे वैसे ही इस शरीर में हम ये बिजली का हवा पानी खाते हैं, कम से कम रात के समय खुले छत पर सोने में प्राकृतिक हवा शरीर को लगेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। बेचारी बहू ठंड में छत पर सोने से बचने के लिए बहाने मारती है, लेकिन उसका कोई बहाना नहीं चलता। बेचारी एक बार फिर ठंड से थर थर कांपते हुए छत पर जाती है।
जहाँ छत की दीवार नीची होने के चलते सर्दी भरी सीधी हवा छत पर लग रही थी। हे भगवान, क्या जुल्म है। इस खुले छत पर तो कितनी ठंड लग रही है मुझे तो। एक सेकंड खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पता चले पूरी रात ठंड में इस खुले छत पर सोने में सुबह तक मेरी टाई टाई फिस हो जाए। अंजलि जल्दी से सबका बिस्तर लगाती है। तभी एक एक करके पूरा ससुराल छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में सभी एक लाइन से रजाई लेकर लेट जाते हैं। वहीं बेचारी बहू के लिए लास्ट में एक पतली सी चादर बच जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा चालू हैं। खुद तो सबने मोटी मोटी रजाई हड़प ली और मेरे लिए ये सिंगल पसली वाली चादर छोड़ी है। इसमें तो ठंड भी नहीं जाएगी। मैं चली नीचे। गुस्से में बौखलाकर अंजलि बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी बगल में खटिए पर सोई दादी सास दादी शशिकला कहती हैं, अरे पोता बहू, तो चौकीदारों की तरह बैठकर सभी के चेहरे क्यों देख रही है? रात हो गई है, सो जा। जी दादी जी। एक तो ये सर्दी, ऊपर से दादी सास ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। जब देखो इनकी नजर मुझ पर ही फेविकोल की तरह चिपकी रहती है। अब तो इससे चादर में ही सोना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। सो जा अंजलि। बेचारी बहू हाथ पैर सिकोड़ कर उस पतली चादर में ही सो जाती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, छत पर काफी ज्यादा खुलापन होने के कारण कोहरा और धुंध गहराने लगता है। कड़कड़ाती ठंड से बहू के दांत किटकिटाने लगते हैं। के कारण कोहरा और धुंध गहराने लगता है। कड़कड़ाती ठंड से बहू के दांत किटकिटाने लगते हैं। बाप रे बाप, ये बर्फ जैसी हवा तो चादर की तरह छेद करके अंदर आ रही है। प्रदीप जी उठिए ना। अंजलि क्या हुआ? कान के पास प्रेशर कुकर की तरह क्यों बज रही हो? सो जाओ, कितनी मस्त हवा चल रही है। इतना कहकर प्रदीप खर्राटे भरने लगता है, जिसे देख बहू भड़क जाती है। खुद तो बड़े मजे से सोए पड़े हैं। मन तो कर रही सी खुले मुंह में फ्रिज से बर्फ लाकर डाल दो। गुस्से में खुंदक खाते हुए अंजलि रजाई खींचकर ओढ़कर सो जाती है। रजाई हटाने के चलते प्रदीप को ठंड लगने लगती है और सारी रजाई अपनी तरफ खींचकर सो जाता है, जिससे सारी रात ठंड में पतली चादर में सोने के चलते बेचारी बहू को सुबह तक सर्दी जुकाम लग जाता है। आज सुबह से चीख कर मेरी तो नाक लाल पड़ गई। आज तो मैं इतनी ठंड में छत पर बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। बेचारी बहू जुकाम से सुड़ करते हुए सभी को नाश्ता करवाकर ठंडे पानी में बर्तन धोती है। रात में नींद अच्छे से पूरी न होने के चलते उसे झपकी लग रही थी। ठंड की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बर्तन धोकर 1-2 घंटा आराम से सो जाऊंगी। लंच तो दोपहर के बाद ही बनाना है। अंजलि जल्दी से नाश्ते के बर्तन धोकर कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है। रजाई में बैठकर कितना सुकून मिल रहा है। हाथ पैर बिल्कुल बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं। बेचारी ने अभी चैन की सांस ली थी कि तभी कनिका उसे बुलाने आती है। छोटी भाभी, आप यहाँ रजाई में पैर पसार कर बैठी हुई हैं। दादी आपको कब से आवाज दे रही है? कनिका, तुम ऐसे गुस्सा करके क्यों दिखा रही हो? अभी जस्ट मैं बर्तन साफ करके आई हूँ। सुबह से ठंड में पानी वाला काम कर करके मेरे हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं। थोड़ी देर में गर्म करके आती हूँ। छोटी भाभी, आप तो ऐसे शो ऑफ करके दिखा रही हैं जैसे कि सारी की सारी ठंड आपको लग रही है। आप जितना फील करेंगी ठंड उतनी ज्यादा लगेगी। इतनी देर से लेक्चर दे देकर ये मेरे कान पका रही है। कसम से थोड़ी देर आराम करना भी हराम है। गुस्से में किलदसते हुए अंजलि अपनी दादी सास के कमरे में आती है, जहाँ भावना मालिश कर रही थी। जेठानी जी, क्या बात है? दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या, जो आप मालिश कर रही हैं? पता नहीं, दादी माँ का बहुत ज्यादा बदन दर्द कर रहा है। मैं कितनी देर से मालिश कर रही हूँ। मेरी तो बैठे बैठे कमर अकड़ गई। तुम कर दोगी? क्यों नहीं, मैं कर देती हूँ। हटिए। जेठानी तो एक नंबर की कामचोर है। सही फंसा दिया मुझको। बेचारी बहू गुस्से में लाल पीली होकर शशिकला की मालिश करती है। अरे जरा अच्छे तरीके से मालिश कर, हाथों में दम नहीं है क्या? शशिकला को कुरकुराते देखकर अंजलि गुस्से में लाल पीली हो जाती है। हाँ, जैसे कि मैं तो अखाड़े की पहलवान लग रही हूँ। अब इतनी ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोएंगी तो बदन तो दर्द होगा ही। बेचारी बहू को मालिश करते करते शाम हो जाती है। तभी सरस्वती आती है। छोटी बहू, शाम ढल गई है, खाने की तैयारी नहीं करना है क्या? पर मम्मी जी, अभी तो बस 6 बजे, 7-8 बजे से तैयारी कर लूंगी। अरे बहू, 7 बजे से तैयारी करेगी तो खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाएंगे। ठंड का मौसम हो रहा है, जितनी जल्दी खाना खा कर सो जाओ वही अच्छा है। वैसे भी तेरे ससुर जी साग लेके आए हैं, तो तड़के वाला साग, चूल्हे की रोटी बनेगी। जैसी सरस्वती थकावट से चूर अंजलि को साग और चूल्हे वाली रोटी बनाने की फरमाइश देती है तो वो भड़क जाती है। मम्मी जी, अभी तो साग साफ करते, छांटते, काटते, बनाते हैं, काफी देर लग जाएगी। अभी मैं कोई और दूसरी सब्जी बना लेती हूँ, साग मैं सुबह बना दूंगी। अरे तेरी जेठानी बना रही है, हम सबको उसी के हाथ की साग पसंद है। तू तो छत पर जाकर चूल्हे की रोटी लगा ले। क्या चूल्हा छत पर रखा है? मम्मी जी, छत पर तो कितनी ज्यादा हवा चल रही होगी, रोटी कैसे बनेगी? अरे बहू, इतनी भी तगड़ी हवा नहीं चल रही जिससे तू उड़ जाएगी। अब जा।
सरस्वती का सख्त स्वभाव देखकर अंजलि फटाफट से ढेर सारा आटा लगाकर रोटी बनाने के लिए ठंड में खुले छत पर आती है, जहां आज ठंड और भी ज्यादा बड़ी हुई थी और उसकी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। इतनी हवा में खुली छत पर चूल्हे की रोटी बनाना राय का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है, बुरी फंस गई। ऊपर से चूल्हा भी भीगा हुआ है। बेचारी थर थराते हुए चूल्हा जलाने लगती है। तभी पड़ोसन कमला छत पर से कपड़े उतारने आती है और इतनी ठंड में बहू को ठंड में कांपते हुए रोटी बनाते देखती है। अरे ओ सरस्वती की बहू, तू इतनी सर्दी में छत पर रोटी क्यों बना रही? गैस खत्म हो गई क्या तेरे घर में? गैस नहीं बल्कि मेरे ससुराल वालों को भेजा खत्म हो गया। अजय मच्छर की तरह मुंह में क्यों बिन बिना रही? बोलना। वो आंटी जी आज सबको चूल्हे की रोटी खाने का मन था इसीलिए। हाय हाय, कैसे खाओ ससुराल वाले हैं तेरे? उनको ठंड का मौसम नहीं दिख रहा क्या जो बहू को इतनी ठंड में चूल्हे की रोटी बनाने के लिए छत पर छोड़ दिया? ओहो, अरे मैं तो कपड़े उतारने के लिए आई थी, इतने में ही मेरे शरीर में सिहरन हो रही है, जा रही हूँ। इतना कहकर कमला नीचे चली जाती है। वहीं ठंडी हवा के चलते बार बार चूल्हा बुझ जाता है, जिससे रोटी कच्ची पक्की बनती है। गरम गरम चूल्हे की रोटी खा लीजिए। आहा, कितनी बढ़िया महक आ रही है चूल्हे की रोटी में से। अरे ठंड में तो चूल्हे की रोटी खाने में स्वाद लगती है। मुझको तो 10-12 इकट्ठी डाल दे। जी लीजिए पापा जी। सभी लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं और अब सोने की बारी आती है। सभी हर रोज की तरह ठंड में छत पर सोते हैं। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। ठंड में अपने ससुराल वालों के खुले छत पर सोने की आदत से बेचारे बहू को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। बेचारी की पूरी रात ठंड से कांपते हुए निकल जाती है। ऐसे ही एक रात। आज तो इतनी जबरदस्त वाली सर्दी है, मेरी तो पलकें भी नहीं झपक रही हैं। फिर नींद खराब करके मेरे ससुराल वाले घोड़े गधे बेच कर सो रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ। छत पर जमा कोहरे का फायदा उठाकर अंजलि एक कंबल डालकर डरावनी आवाज निकालने लगती है। लाका लाका लाका, औरा औरा, लाका लाका लाका, औरा औरा। तभी आवाज से डरते हुए प्रवीण और पूजा रजाई में मुंह कर लेते हैं। पूजा दीदी, डरावनी आवाज कैसी है? भूत आया है। नहीं सो जा वरना चुड़ैल हमको कच्चा खा जाएगी। इसी तरह से सुबह हो जाती है तो प्रणीत सबको रात की बात बताता है। पापा पापा, मम्मी मम्मी, रात को हमारी छत पर सर्दी वाला भूत आया था। क्या कहा तुमने बच्चों? ठंड वाला भूत आया था? जरूर तुम दोनों ने डरावनी पिक्चर देखी होगी। कोई सपना आया होगा। पर वैभव भैया, हो सकता है बच्चे सच बोल रहे हो। बच्चों की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बच्चों को भूत दिखते हैं। अंजलि, भूत जैसा कुछ नहीं था। चलो अब। ये ट्रिक तो फेल हो गया। वैसे जिस हिसाब से पूरा का पूरा छत भर कर मेरे ससुराल वाले सोते हैं ना, बेचारा भूत इतना लंबा चौड़ा परिवार और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड देखकर भाग जाएगा। इसी तरह समय गुजरता है। एक दिन अंजलि जब ठंड के मौसम में सब्जी खरीदने मार्केट जा रही होती है तो राशि उसे उसकी सहेली स्नेहा सब्जी खरीदते हुए दिखती है। अरे अंजलि, कैसी है तू? तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वैसे बड़े अच्छे ठंड के मौसम में शादी की तूने। इसी बात का तो दुख है कि कहां से कहां सर्दी के मौसम में शादी कर ली। मैं तो बड़ा पछता रही हूँ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले क्या? यार वैसे तो ससुराल वाले हर चीज में सही है, बस एक आदत को छोड़कर। सबको इतनी भयंकर ठंड में भी छत पर सोने की आदत है। अंजलि जैसे ही अपनी सहेली को इस बारे में बताती है कि उसका पूरा का पूरा ससुराल ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोते हैं तो वो दंग हो जाती है। अरे तेरे ससुराल वालों का ऊपर का माला खिसका हुआ है क्या जो इतनी ठंड के मौसम में वो खुले छत पर सोते हैं? ये तो सही में सिरदर्दी है। बस पूछ मत। डेली डेली ठंड में छत पर मैं तो उल्लू की तरह जागती रहती हूँ। इसके चलते मेरी आंखों की कितनी बुरी हालत हो गई है। पहले आंखों में डार्क सर्कल्स दिखते थे, अब डार्क सर्कल्स में थोड़ी सी आंखें बच गई हैं। तभी स्नेहा थोड़ी देर सोचकर अंजलि को बोलती है, मेरे पास तेरे ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छा इलाज है। तू बस मेरी बात ध्यान से सुन। तो बस इसे आजमा कर देख। तेरे ससुराल वाले अगर छत पर सोने की आदत छोड़ ना दे तो मेरा नाम बदल देना। स्नेहा के प्लान को सुनकर अंजलि सब्जियां खरीद कर घर आती है। रसोई के दरवाजे से बाहर झांकती है। सभी सदस्य अपने कमरे में बैठे थे। ये सबसे अच्छा मौका है, रास्ता भी साफ है। आज मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। इतना बोलते हुए अंजलि बाथरूम में बाल्टी भरकर पानी लेकर दबे पैर छत पर जाती है और सारा का सारा बिस्तर गीला कर देती है। आज तो सबको नीचे ही सोना पड़ेगा। ना बिस्तर सूखेगा और ना सब ऊपर खुले में छत पर सोएंगे। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? जी आई। गई भैंस पानी में। चल अंजलि। घबराते हुए फुल स्पीड में सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी उसके पैरों में चोट लग जाती है। डिनर करने के बाद सभी छत पर सोने आते हैं। अजय, हिमानी जल्दी से मेरी खटिया बिछा कर बिस्तर कर दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जी दादी। हिमानी जैसे ही बिस्तर छूती है तो सब में से पानी निकल रहा था। ये सारा का सारा बिस्तर तो गीला है, अब हम सोएंगे किस पर?
अरे मगर सारा बिस्तर इतना ज्यादा गीला कैसे हो गया? बहू तूने बिस्तर सुखाने नहीं डाला था? मम्मी जी ठंड की वजह से 2-4 दिन से धूप कहाँ निकल रही है। ऊपर से इतना ज्यादा ठंड से भरा मौसम हो रहा है कि बिस्तर तो भीगेगा ही। अरे तो ठंड में छत पर बिस्तर छोड़ने की जरूरत क्या है? नीचे उतार लिया कर सुबह। पर मम्मी जी डेली इतना भारी भारी रजाई बिस्तर छत पर लाने में सांस फूल जाती है, इसलिए छोड़ना पड़ता है। मम्मी जी इतनी ठंड में छत पर सोकर तबीयत खराब होनी है, इससे अच्छा तो हम सभी अपने अपने कमरे में नीचे सोते हैं। प्रणीत को भी कितनी खांसी लग गई है। नहीं, मुझको छत पर ही सोना, मुझको कुछ नहीं हुआ। कि जेठानी जी के बच्चों को भी बीच में टपकना जरूरी होता है। अरे अब क्या सारी रात ऐसे ही ठंड में खड़ा रखने का इरादा है? खाना खाकर मेरा पेट चुभ रहा है, बिस्तर लगवाओ जल्दी। जी बस लगवाती हूँ। भावना बहू, स्टोर रूम में जो एक्स्ट्रा गद्दे और रजाइयाँ रखी हुई है ना, उसे निकाल कर ले आओ, उस पर सो जाएंगे। जी मम्मी जी। चलो देवरानी जी बिस्तर ले आते हैं। अपना प्लान फेल होता देखकर अंजलि गुस्से में भर जाती है। हे भगवान, ये इंसान है या पैजामा? कभी तो मुझे मेरे ससुराल वाले ना प्राइमेट प्राणी लगते हैं। ठंड तो जैसे इनको छूकर टक से गुजर जाती है। दोनों बहुएं भारी भारी बिस्तर लेकर सीढ़ी से आती हैं, जिससे दोनों की सांस चढ़ जाती है और अंजलि पिनक कर बिस्तर पटक देती है। कनिका, हिमानी, दोनों सबका बिस्तर लगा दो, हम थक गए हैं। भाभी 2 मिनट तो लगेंगे, आप ही लगा दीजिए ना, मुझे कभी हो रही है। महारानी को फोन चलाने में सर्दी नहीं लग रही है? एक बिस्तर करने को कह दिया तो बहाने करवा दो। गुस्से में मुंह सड़ाकर बहू सबके लिए बिस्तर लगाती है और सब सो जाते हैं। ठंड में सोने की वजह से अगले दिन सभी को सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी दिक्कत होने लगती है। अरे पता नहीं क्यों मेरे तो पूरे शरीर में ऐठन वाला दर्द हो रहा है। बहू जरा तेज अदरक पत्ती लगाकर कड़क चाय बनाकर पिला दे। जी पापा जी, अभी लाई। भाभी 1 कप चाय मेले भी बना लेना। छोटी मम्मी, मुझको भी चाय पीना, मेले भी बना लेना। पूजा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको चाय दिया था ना बच्चे, बार बार चाय नहीं पीते। दादी पापा देखो ना। अरे क्यों इतनी आनाकानी कर रही है? मेरी परपोती का चाय पीने का मन है तो बना दे, उसको भी ठंड के मौसम में चाय थोड़ी नुकसान करेगी। इन लोगों का बस चले तो चाय के भगोने में डुबकी लगा ले अपनी सेवा पानी करवाने में। मेरी तो शामत ला रखी है। ठंडे पानी में पूरा दिन काम करने के चलते अंजलि की तबीयत खराब सी लगती है, जिससे वो शाम के 5 बजे काम खत्म करके कमरे में आती है और सो जाती है। अभी तो 5 बजे हैं, 1-2 घंटे आराम करके डिनर की तैयारी करूंगी। तभी कमरे की गर्माहट के चलते अंजलि को गहरी नींद आ जाती है और जब उठकर घड़ी की तरफ देखती है तो 9 बज रहे होते हैं। हे भगवान, रात के 9 बज गए, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। फटाफट से वो कमरे के किचन में जाती है और खाने की तैयारी में लगती है। तभी भावना खाने का पूछने आती है। देवरानी जी, डिनर तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? सब लोग पूछ रहे हैं। बस भाभी, सब्जी काट लिया है और आटा भी लगा लिया, बस बनाना है। देवरानी जी, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुमने केवल डिनर बनाने की सूखी सूखी तैयारी की है। बनते बनते तो 11 बजेगा। ठीक है, हम सब लोग छत पर जा रहे हैं, छत पर ले आना सबका खाना। ये सुनकर अंजलि का मुंह बन जाता है। हद है कसम से, फालतू का आकर ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में डिनर बनाकर अंजलि सबका खाना छत पर लाती है। तभी वैभव कमी निकालते हुए, अरे ये सारा का सारा खाना तो बर्फ जितना ठंडा है, अरे गर्म करके ले आओ। जेठ जी, बार बार खाना गर्म करना मुझसे नहीं किया जाएगा। खाना खिलाने में ही मेरे पैर दुख गए। आप लोगों को शौक लगा है इतनी ठंड में खुली छत पर खाना खाने का? अरे इतनी भयंकर ठंड के मौसम में खुले में छत पर सोना क्या कम था, जो अब आप सभी को ठंड में छत पर खाना है? नींद की कमी और चिड़चिड़ेपन से अंजलि सबको सुना देती है। तभी एकदम से शशिकला के सीने में चुभने वाला दर्द उठता है। पूरा परिवार घबराकर डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर, माँ को आज से पहले ऐसा दर्द कभी नहीं उठा था। देखिए, आजकल वैसे ही हवा में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घर के अंदर सोइए। इनको पोल्यूशन भरी हवा लेने की वजह से सीने में सूजन आ गई है। डॉक्टर की बात को सुनकर अब पूरा ससुराल ठंड में खुले छत पर सोना बंद करके नीचे कमरे में सोने लगते हैं, जिससे अब अंजलि भी चैन से गर्माहट में सोती है। अरे वाह, तूने हमें सर्दी में अपनी स्टिक से गर्मा गर्म खाना खिलाया है। सच में तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ, आखिरकार हमारी बहू की मदद से हमें गर्मा गर्म खाना खाने को मिल ही गया, वो भी सर्दी में। सच में भाभी, मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। सोल्यूशन आप निकाल कर ही मानी। जी शुक्रिया। सुबह रसोई में खाना बना रही थी। चलो, मैंने आलू, गोभी और प्याज टमाटर तो काट लिया है। अब बस जल्दी से सब्जी बना देती हूँ, फिर आज मुझे बाजार भी तो जाना है। सब्जी को काटने के बाद पायल सब्जी में सबसे पहले छौंक तैयार करती है। उसके बाद वह उसमें सब्जी पकने के लिए डाल देती है। वहीं एक तरफ सब्जी बन रही थी तो दूसरी गर्म करती है। भाभी, इतनी भी तेज गर्म नहीं है सब्जी, मेरी सब्जी तो बिल्कुल ठंडी है। अच्छा रुको, मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ। पायल दोबारा सब्जी गर्म करती है और इस बार वह रसोई में ही सब्जी को कटोरी में नहीं डालती, बल्कि वह एक कपड़े से कढ़ाई को पकड़ कर लाती है और डाइनिंग टेबल पर ही सबको कटोरी में सब्जी डालकर सर्व करती है।
तो अब आनंद लीजिए गरम गरम सब्जी का, खाना शुरू कीजिए। भाभी अब क्या फायदा, जब तक सब्जी गर्म हो रही थी तब तक रोटी ठंडी हो गई है। ठंड में तो खाना बिल्कुल उबलता हुआ और गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा खाना तो बिल्कुल बासी हो जाता है और ना ही उसे खाने में मजा आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा रोटी भी गर्म कर देती हूँ। अरे बहू अब रहने दे, अगर अब की बार रोटी गर्म करने जाएगी तो सब्जी ठंडी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं दोनों ही गर्म कर देती हूँ। कोई बात नहीं बहू, इतनी तकलीफ मत ले, अब तो हम ऐसे ही खाना खा लेते हैं। वैसे भी हमें अभी बहुत देर हो रही है। बिल्कुल, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, अभी तो हम ऐसे ही खाना खा लेते हैं। सभी मुंह बनाकर ठंडा खाना खा लेते हैं। सभी के खाना खाने के बाद रसोई में बर्तनों का ढेर हो जाता है और पायल ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती है। कितनी सर्दी है, ठंडा पानी है, खाना बनाओ तो वो भी तभी ठंडा हो जाता है। एक नहीं, सर्दी में 10 मुसीबतें साथ आ जाती हैं। आज किसी ने भी ढंग से खुश होकर खाना नहीं खाया। जब मेरे ससुराल वाले गर्मी में ही इतना उबलता हुआ खाना खाते हैं तो सर्दी में तो मैं समझ सकती हूँ कि इन्हें बिल्कुल ही गर्मा गर्म खाना चाहिए होगा। सारा काम खत्म करने के बाद पायल जल्दी से जाकर रजाई में थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगती है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। सर्दियों में एक रजाई ही है जिसमें बैठकर सबसे अच्छा लगता है। रजाई में लेटे हुए उसे कब नींद आ जाती है खुद नहीं पता चलता। थोड़ी देर बाद वह उठती है और शाम के खाने की तैयारी करती है। वह आलू गाजर की सब्जी काट रही थी। रजाई से बाहर निकलते ही ठंड लगती है। कोई बात नहीं, अब रात का खाना सबको गर्मा गर्म ही परोसूंगी। सुबह तो सबने मुंह बनाकर खाना खाया था। पायल जल्दी से सारी सब्जी काट लेती है और उसके बाद एक चूल्हे पर सब्जी बनने के लिए रख देती है। वहीं दूसरी तरफ सभी को खाना खिलाने के लिए टेबल पर बिठा देती है। मैं अभी सबके लिए एक एक गर्मा गर्म रोटी लेकर आऊंगी। ऐसे तो बहू तुझे बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, कम से कम आपको गर्मा गर्म खाना तो मिल जाएगा। अब पायल सबसे पहले बिल्कुल तेज गर्म सब्जी को एक कटोरी में डालती है और वहीं दूसरी तरफ गर्मा गर्म रोटी बनाकर जल्दी से लेकर आती है और सबसे पहले रमेश को खाना देती है। फिर वह दोबारा गर्म गर्म रोटी बनाते हुए सभी को इसी तरह बारी बारी खाना देती है, इस उम्मीद में कि अब की बार तो उन्हें गर्म खाना मिल जाएगा। क्या अब खाना गर्म है? अब तो मैंने बिल्कुल चूल्हे से डायरेक्ट आपको खाना परोसा है। बहू ये सर्दी है, सर्दी, इसके आगे कुछ भी गर्म नहीं रह सकता। यहाँ पर तो सब कुछ एक ही मिनट में एकदम ठंडा बर्फ की तरह हो जाता है। अब तू ही देख रोटी कितनी ठंडी और कड़क हो गई है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें सर्दियों में गर्म खाना नसीब होने वाला है। सच में ठंडा खाना खाना तो गर्मी में भी अच्छा नहीं लगता और हमें यहाँ पर सर्दी में भी ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। एक बार सब्जी गर्म करो तो रोटी ठंडी हो जाती है, रोटी गर्म करो तो सब्जी ठंडी हो जाती है। इससे तो अच्छा है पायल हमारे लिए पहले ही खाना बना कर रख दिया करो, क्योंकि साथ साथ भी खाना ठंडा ही हो ही जाता है वैसे भी। पायल अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश कर रही थी अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाने की, लेकिन जहां उसके ससुराल वालों को इतना गर्म खाना अच्छा लगता है और साथ ही ठंड का मौसम हो तो परेशानी तो होनी ही थी। अगले दिन सुबह कड़कड़ाती ठंड में पायल तैयार होती है और अपने मायके जाती है। पापा प्रणाम, कैसे हैं आप दोनों? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता मेरी बच्ची कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। पायल की आवाज सुनकर पलक भी घर के अंदर से दौड़ी आती है और अरे दीदी आप आ गई? हाँ, और चुटकी बता, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी एकदम बढ़िया हूँ। चलो दीदी घर के अंदर चलते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं। घर एकदम छोटा सा मिट्टी का बना हुआ था। पायल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। सभी घर के अंदर जाते हैं और पायल के घर आने से सभी बहुत खुश थे। बैठ जा, बहुत ठंड है, यहाँ चूल्हे के पास ही बैठ जा, थोड़ी राहत मिलेगी। पायल देखती है कि उनके घर में खिड़की भी टूट गई है, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। ये देखकर पायल को बड़ा बुरा लगता है। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा ठंड लगती होगी, खिड़की भी नहीं है। लगती तो है दीदी, लेकिन हम जैसे तैसे करके काम चला लेते हैं। तो एक जुगाड़ करके खिड़की को ढक ही सकते हैं। लाओ मैं भी कर देती हूँ। तेरी भी ना वही आदत है, बस कोई छोटी सी चीज नजर आती नहीं कि काम शुरू हो जाता है। अभी तो बाहर से आई है, आराम कर ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ, खाना खा ले। हाँ माँ, आप तब तक मेरे लिए खाना बनाओ, मैं पहले खिड़की ठीक कर देती हूँ। एक तरफ सुनीता चूल्हे पर सरसों का साग बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ पायल कुछ कागज के गत्तों से खिड़की को अच्छे से ढक देती है ताकि उसके अंदर ठंडी हवा ना आ सके। काम खत्म करने के बाद पायल ठंड से कांपते हुए आती है। इतनी ठंडी हवा है, इस ठंड में तो मैं जमकर बर्फ का गोला बन जाऊँ। आप लोग पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हो। इतनी कड़क ठंड है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी से बचाव करने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से यहाँ चूल्हे की आग के पास आकर बैठ जा, वरना तुझे ही सर्दी लग जाएगी। पायल वहीं पास में बैठ जाती है और चूल्हे की आग में खुद को सेकना शुरू कर देती है ताकि सर्दी से उसका बचाव हो सके। उसके बाद सुनीता आटा तैयार करके मक्के की रोटी बनाना शुरू करती है। लाओ माँ, मैं बना देती हूँ खाना। अरे नहीं, वैसे भी तो ससुराल में हर रोज अपने ससुराल वालों को गरम खाना बनाकर खिलाती ही होगी और लास्ट में तुझे ठंडा खाना खाना होता होगा, इसीलिए तू बैठ जा, आज मैं तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। वहीं एक तरफ सुनीता चूल्हे पर गर्मा गर्म मक्के की रोटी बना रही थी और पलक और पायल दोनों वहाँ पर बैठकर खाना खा रही थी। इतने दिनों बाद चूल्हे का खाना खाकर पायल को बहुत अच्छा लगता है।
सच कहूँ माँ, चूल्हे की रोटी के आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ फेल है। इतने दिनों बाद चूल्हे की रोटी खाकर तो मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। चूल्हे की गर्मा गर्म मक्के की रोटी और उसके साथ सरसों का साग और साथ में लस्सी का ग्लास। ओहो हो, क्या कॉम्बिनेशन है। तो दीदी, जब भी आपका गर्मा गर्म खाना खाने का मन करे आप यहाँ आ जाना। इस तरह सभी बातें करते हुए खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब पायल थोड़ी उदास होती है तब, क्या बात है बेटा, तो इस तरह उदास क्यों है? क्या तेरे ससुराल में कोई बात है? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ माँ, सब ठीक है, बस एक ही समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? अरे माँ घबराओ मत, इतनी भी बड़ी कोई समस्या नहीं है। बस एक बात है कि मेरे ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसमें कैसी परेशानी है बेटा? परेशानी ये है माँ कि आपको तो पता है सर्दी में खाना कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है। अब उन्हें तो गर्मी में ही इतना गर्म खाना पसंद है, तो सर्दी में तो खाना गर्म चाहिए ही होगा। लेकिन सर्दी में खाना उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है जितनी जल्दी वो गर्म नहीं होता। जैसे कि मैं खाना गर्म करके उन्हें परोसती हूँ, कहते हैं कि ठंडा हो गया, फिर कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता और बस जैसे तैसे काम चलाते हुए सब खाना खाते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो एक समस्या ही है सर्दियों की, लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक? कैसी ट्रिक माँ? देख, उतना तो मुझे नहीं पता कि कितना फायदा होगा इस ट्रिक से, लेकिन ऐसा है कि शायद खाना थोड़ी देर तक गर्म रहेगा। तुझे पता है ना, जैसे हम कई बार खाना तेज गर्म हो जाता है तो एक बड़े कटोरे में ठंडा पानी रख देते हैं, उसके ऊपर वो सब्जी की कटोरी रख देते हैं ठंडा करने के लिए। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन हमें यहाँ पर खाना ठंडा नहीं करना, गर्म करना है। ठंडा तो वो पहले से ही रहता है। अरे हाँ पगली, पहले पूरी बात तो सुन। बस तुझे वही ठंडे पानी की जगह नीचे वाले कटोरे में तेज उबलता हुआ पानी रखना है। उसके बाद उसके ऊपर जो खाना गरम रखना है वो रख दे। बस इससे थोड़ी ज्यादा देर तक वो गरम बना रहेगा और तेरे ससुराल वालों को गरम खाना खाने को मिल जाएगा। ठीक है माँ, अब मैं यही ट्राई करूंगी। शुक्रिया, आप मुझे हर मुसीबत से बचा लेती हो। अच्छा, अब जरा थोड़ी देर ऋतु के पास मिलने जाती हूँ, बहुत दिन हो गए। अब पायल ठंडी ठंडी हवा में थोड़ी ही दूरी पर अपनी एक सहेली ऋतु के घर जाती है। पायल को देखकर ऋतु भी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह पायल, कितने दिनों बाद आना हुआ, तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई थी। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं भला तुझे कैसे भूल सकती हूँ। आजा अंदर बैठते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ गप्पे लड़ाएंगे। ऋतु पायल के लिए चाय बनाकर लाती है और उसके बाद दोनों आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं। वो अपने पिछले बीते दिनों को याद कर रही थी। सच में तू भी बड़ी जिद्दी थी, कभी किसी से हार नहीं मानती थी। निशा को जो तूने सबक सिखाया था वो उसे आज तक याद होगा। याद रहना भी चाहिए। अरे बेवजह वो सबको परेशान करती थी और ताने मारा करती थी, बहुत घमंड था उसमें। इस तरह पायल अपने मायके के बाद सभी से मिलजुल कर वापस अपने ससुराल आती है। वहाँ आने के बाद अगले दिन सुबह वह सबके लिए खाना बना रही थी। सबसे पहले वह सरसों का साग बनाती है। सर्दी में काम करने में आलस तो आता ही है, ऊपर से इतनी ठंड भी लगती है। अभी 2 दिन अपने मायके रुक कर आई, काम करने की आदत ही छूट गई। लेकिन कोई बात नहीं पायल, शुरू हो जा, तुझे अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाना ही है। अब पायल सबसे पहले सब्जी बना लेती है और उसके बाद गर्मा गर्म रोटी सेकना शुरू कर देती है। आज उसे किसी भी हाल में अपने ससुराल वालों को गर्म खाना खिलाना था, ये पायल ने पहले से ही ठान रखा था। सब्जी रोटी तैयार होने के बाद वह बड़े से पतीले में तेज उबलता हुआ गर्म पानी करती है। इसके बाद में वो बहुत सारे बड़े कटोरे में उबलता हुआ पानी डाल देती है। ये काम जरा रिस्की हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो होगा ही। अब उसके बाद वो सभी कटोरी में गरम गरम सब्जी डालकर उन कटोरों में उबलते हुए पानी के ऊपर तैरते हुए रखकर छोड़ देती है। गरम सब्जी की कटोरी के नीचे उबलता हुआ गरम पानी था। अब वो बड़ी ही सावधानी से सारा सामान लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये सब देखकर ससुराल वाले शॉक्ड हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? आज हमें खाने में क्या बिल्कुल उबलता हुआ पानी खिलाएगी? हाँ बेटा, ये सब क्या है? किसी नई तरह की डिश है क्या कोई? नहीं माँ जी, पापा जी, ये तो बस खाने को गर्म रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। मैंने गर्म खाने को उबलते हुए पानी के ऊपर रखा है ताकि खाना ज्यादा देर तक गर्म रहे। वाह, सब्जी से निकल रहे धुएं को देखकर तो लग रहा है सब्जी गर्म रहने वाली है। हाँ, तुम्हारे लिए इतना एफर्ट किया। लेकिन अब समस्या थी कि बड़े कटोरे में छोटी कटोरी गर्म पानी में तैरते हुए कोई खाना कैसे खाएगा। वही, अब हम इसमें खाना कैसे खा सकते हैं? ऐसे खाना खाने में तो बहुत परेशानी होगी। कोई भी कटोरी को टच कर रहा था तो या तो कटोरी बहुत ज्यादा गर्म थी या कटोरी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर गर्म पानी चला गया और सब्जी के अंदर गर्म पानी जाने से सब्जी खराब हो गई। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? ऐसे कटोरी झूल रही है, ऐसे में खाना खाना मुश्किल है। सारा गर्म पानी भी सब्जी के अंदर चला गया। हाँ बेटा, ऐसा खाना खाना तो बहुत मुश्किल है, सारी सब्जी खराब हो गई। लेकिन मैंने तो ऐसा इसलिए किया था ताकि खाना ज्यादा देर तक गर्म रहे, और आप सबको गर्म खाना पसंद है बस इसीलिए। अरे गर्म खाना पसंद है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जलती हुई गैस पर कढ़ाई रखकर दे देंगे और उसमें से खाना खाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। खाना गर्म तो है, लेकिन ऐसे खाने को खाने में कितनी परेशानी होगी वो भी तो देख। हाँ, कटोरी ठीक से कटोरे में टिक ही नहीं रही है, ऐसे तो खाना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा।
पायल की ये ट्रिक बुरी तरह फेल हो गई थी, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी सबके लिए दूसरी सब्जी लेकर आती हूँ। पायल दोबारा रसोई में जाती है और सभी के लिए दूसरी सब्जी लेकर आती है। अब सभी खाना खाना शुरू करते हैं। सभी जैसे तैसे करके खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी, लेकिन वह साथ में उदास भी थी। मैंने कितनी कोशिश की थी कि आज तो ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना खिला कर रहूंगी, लेकिन सारी मेहनत पानी में फिर गई। सारी सब्जी में गर्म पानी चला गया और सब्जी भी खराब हो गई। ऊपर से डांट पड़ी सो अलग। क्या ही कर सकते हैं, ऊपर से ठंडा ठंडा पानी जान लेकर मानेगा। आज तो ठंडे पानी से कपड़े भी धोने हो। नो। रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद पायल बाथरूम में जाती है और वहाँ पर ठंडे पानी से कपड़े धोना शुरू करती है। यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। कपड़े धोते हुए मैं पूरी तरह गीली हो जाती हूँ। अब मुझे दोबारा गर्म पानी से नहाना होगा, बस जल्दी से कपड़े धुल जाएं। कड़कड़ाती ठंड में पायल एकदम ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद वह छत पर कपड़े सुखाने जाती है। जब पायल कपड़े सुखा रही थी तभी सामने पड़ोसन भी छत पर कपड़े सुखाने आती है। और पायल, कैसी हो तुम? धुल गए तुम्हारे सारे कपड़े? हाँ, बिल्कुल धुल ही गए हैं। अरे तुम तो ठंड से बुरी तरह कांप रही हो। कांपूंगी, इतने ठंडे ठंडे पानी से कपड़े जो धोए हैं। और अभी देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है ऊपर। अब बस नीचे जाकर गर्म पानी से नहाऊंगी और उसके बाद गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी देर रजाई में बैठूंगी। ओहो, क्या सुकून की बात कही है तुमने। सर्दी में इससे ज्यादा बढ़िया और क्या ही हो सकता है। गरम चाय। ओहो, गरम चाय तो नसीब हो जाती है सर्दी में, लेकिन गरम खाना नसीब नहीं होता। इतनी कोशिश करती हूँ सभी को गरम खाना परोसने की, लेकिन नाकामयाब हो जाती हूँ। अरे ये तो सादी सी बात है, तुम्हें इसमें उतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में भी कुछ यही हाल चल रहा है। खाना बनाती हूँ गर्मा गर्म, लेकिन जैसे ही परोसा जाता है वैसे ही ठंडा हो जाता है। अरे मैंने तो एक ट्रिक भी इस्तेमाल की थी, लेकिन बहुत बुरी तरह फेल हो गई वो तो। ऐसी कौन सी ट्रिक थी? पायल नेहा को सारी बात बताती है और बात सुनने के बाद नेहा जरा हंसते हुए कहती है लगता है तुम तो अपने ससुराल वालों को गरम खाना खिलाकर ही मानोगी। अरे इतना मत सोचा करो, मैं तो अपने ससुराल वालों को गरम खाना दे देती हूँ। अब वो ठंडा हो जाता है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। सर्दी हो ही इतनी ज्यादा रही है, क्या ही कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है। ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद चलो नीचे चलते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है अब तो। दोनों नीचे चली जाती हैं। पायल गर्म पानी से नहाकर सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। सभी चाय पीते हुए टीवी देख रहे थे। इसी तरह शाम हो जाती है और पायल शाम का खाना बनाने की तैयारी करती है। अभी खाना तो बना रही हूँ, लेकिन जैसे ही सबको खाना परोसूंगी हर कोई बोलेगा कि खाना गर्म नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है कि सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाए। पायल खाना बना ही रही थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अपने ससुराल वालों को गर्म खाना कैसे परोसा जाए। उसके बाद पायल सबसे पहले सब्जी बनाती है और साथ में गर्मा गर्म रोटी भी बनाती है। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी है, एक्स्ट्रा रोटी खाऊंगी आज तो। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना था, बस जरा गर्म होता तो और मजा आ जाता। हाँ, खाना तो हमारी बहू बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन अभी सर्दी में ही गरम खाना नसीब नहीं हो रहा है हमें। फिर से ये बात सुनकर पायल उदास हो जाती है। सभी के खाना खाने के बाद वह खाना खाती है और उसके बाद रसोई में बर्तन साफ करने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है। तब रोहन देखता है कि पायल काफी बुझी बुझी लग रही है। क्या बात है पायल, तुम इतनी उदास क्यों हो? बस वही सोच रही हूँ कि सभी को सर्दी में गर्म खाना कैसे खिलाऊं। किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता, खाना ठंडा हो जाता है। मेरी तो कोई ट्रिक भी काम नहीं कर रही है, सब फेल हो जाता है। अरे तुम भी ना बस इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रही हो। ये भी भला कोई परेशान होने वाली बात है? हम सभी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। तुम इतनी सर्दी में हमारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाती हो, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन किसी को गर्म खाना खाने को नहीं मिल पाता। हाँ तो क्या हो गया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि अच्छा खासा गर्म खाना तुरंत ठंडा हो जाए। अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। वैसे भी सर्दी 2-3 महीने की है, 1 महीना बीत गया है। 2-3 महीने बाद तो ये समस्या वैसे भी नहीं रहने वाली। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ। सो जाती हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है। पायल आराम से सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर वो बाकी दिनों की तरह अपना काम कर रही थी। काम खत्म करने के बाद वह ऑनलाइन रील्स देख रही थी। आजकल इतनी सारी अलग अलग चीजें चल रही है, पूछो ही मत। सच में कमाल हो गया, आजकल तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होने लग गई हैं। काफी सारी रील स्क्रॉल करने के बाद पायल के आगे एक रील आती है, जिसे देखने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद वह थैला लेकर बाजार जाने के लिए निकल रही थी, तब शांति उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे बहू, इतनी अफरा तफरी में खुश होते हुए कहाँ जा रही है? शांति की इस बात पर पायल मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं नहीं माँ जी, बस रसोई में सब्जी खत्म हो गई है तो वही सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। इतना कहकर मुस्कुराते हुए पायल जल्दी से घर से बाहर चली जाती है। इतनी ज्यादा मुस्कुरा रही थी, सब्जी लेने जा रही है या कोई खजाना?
वहीं दूसरी तरफ पायल बहुत सी बर्तनों की दुकानों और बड़े बड़े मॉल में जाती है। वो कोई सामान ढूंढ रही थी लेकिन उसे नहीं मिलता। मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ तो वैसा होता क्यों नहीं है? बस अब बहुत हो गया, मुझे अब कुछ करना भी नहीं है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंड में इतनी जगह घूमी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद वह निराश होकर सब्जी वाले के ठेले पर जाती है। भैया 1 किलो सरसों, 1 किलो पालक, 1 किलो मेथी, 1 किलो बथुआ, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, सब दे दो। ठीक है बहन जी। अब पायल सब्जी लेकर घर पर वापस निराश होकर आती है। ये देखकर शांति, अरे अब क्या हो गया, उदास क्यों हो रही है? कुछ नहीं माँ जी। पायल अंदर चली जाती है। तब लगता है जो खजाना लेने गई थी मिला नहीं। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद घर पर एक ऑनलाइन डिलीवरी होती है। पैकेट अंदर लाते हुए पायल बहुत खुश हो रही थी, जिसे देखकर शांति उसके पास आकर कहती है, आज इतनी खुश नजर आ रही है, लगता है तेरा खोया हुआ खजाना मिल गया। आपको कैसे पता चला माँ जी? अरे चेहरा सब बयां कर देता है। बता क्या मंगवाया है तूने? इतने बड़े बड़े पैकेट हैं। ये तो आपको बाद में सरप्राइज मिलेगा। इतना कहकर पायल अंदर चली जाती है। अरे कैसा सरप्राइज, पहले ही बता देती। हाँ पहले बताती तो सरप्राइज कैसा रहता। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ रसोई में पायल रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। शाम का खाना बन जाता है। चलो गर्मा गर्म सब्जी तो बन गई है, अब रोटियां भी बनने वाली हैं। बस फिर सभी को बढ़िया सरप्राइज दूंगी मैं आज, सब बहुत खुश होने वाले हैं। सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। दूसरे चूल्हे पर पायल गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। उसके बाद पायल खाना बनाने के बाद टेबल पर सबसे पहले कुछ काले रंग के 3-4 छोटे छोटे बॉक्स रख देती है, जिन्हें देखकर सब हैरान होकर पूछते हैं, अरे बहू ये क्या है? शांति उन्हें हाथ लगाने वाली थी, तभी पायल अचानक से चिल्लाते हुए शांति को रोकती है। अरे रुक जाइए मम्मी जी। अरे क्या हो गया, अचानक से डरा दिया तूने मुझे। है क्या ये? माँ जी ये छोटे से इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की तरह काम करने वाले, कहो तो चूल्हे की तरह हैं। ये गर्म है हीटर की तरह, ये काफी देर तक खाना गर्म रख सकते हैं। इन्हें हम बैटरी से चार्ज करते हैं। मैंने खास तौर पर आप सभी के लिए मंगवाया है। बर्तन में खाना निकालने के बाद मैं इन्हें इसके ऊपर रख दूंगी तो खाना काफी देर तक गर्म रहेगा। तब आप सभी इसके अंदर से गरम गरम खाना ले सकते हैं। इस तरह आप सभी को ठंड में गर्म खाना खाने का आनंद मिलेगा। अपनी बहू की इतनी मेहनत देखकर सब कहते हैं, बहू क्या ये सब तूने हमारे लिए किया है और हमारे लिए मंगवाया है? जी माँ जी बिल्कुल। सच में बहू तूने तो कमाल कर दिया, तेरी लगन की तो बात ही नहीं है। हाँ तुमने हमारे बारे में इतना सोचा और आखिर में तुम सोल्यूशन निकाल कर ही मानी। सच में भाभी आपने तो कमाल कर दिया। हमारे लिए इतना किया आपने। चलिए अब एक बार खाना भी खाकर देखते हैं। उसके बाद पायल स्टील के बर्तन में सबके लिए खाना डालकर लाती है और उन छोटे से इंडक्शन पर रख देती है। उसके बाद सभी उसी में से सब्जी और रोटी निकालकर अपनी प्लेट में गर्मा गर्म खाना खाते हैं, जिसे खाकर सभी को बड़ा मजा आता है। ओहो बड़ा मजा आ गया। वाह तूने हमें सर्दी में अपनी इस ट्रिक से गर्मा गर्म खाना खिलाया। सच में तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की। हाँ आखिरकार हमारी बहू की मदद से हमें गर्मा गर्म खाना खाने को मिल ही गया, वो भी सर्दी में। सच में भाभी मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। सोल्यूशन आप निकाल कर ही मानी। इसी को कहते हैं जज्बा। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल सकता है। सच में पायल हम लकी हैं कि तुम हमारी जिंदगी में हो। वैसे भी तुम इतनी सर्दी में इतनी मेहनत से इतना काम करती हो और साथ में तुमने सिर्फ हमारे छोटे से सुख के लिए इतनी मेहनत की ताकि हम गर्मा गर्म खाना खा सके। हाँ सच में मेरी तो किस्मत चमक गई जो मुझे ऐसी बहू मिली है। सभी के इतने तारीफ करने पर पायल शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, बस बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। खास नहीं भाभी, बहुत खास है आप। बैठिए आप भी हमारे साथ बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। उसके बाद सभी साथ में मिल बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा लेते हैं। अगले दिन शांति इस बारे में अपनी पड़ोसन शीला को बताती है। सच में तेरी बहू तो कमाल है जो तुम्हें सर्दी में गर्म खाना खिलाने के लिए इतनी मेहनत करती है। सच में मेरी बहू बहुत मेहनत करती। मैं तो कहती हूँ आज शाम को तू भी हमारे घर पर खाने पर आ और ठंड में गर्म खाने का मजा ले। ये बात सुनकर शीला भी खुश हो जाती है और अगले दिन वो शाम को उनके घर खाने पर जाती है और देखते हैं कि किस तरह पायल सभी को गर्मा गर्म खाना खिला रही थी। तब बेटा ये तो तू मेरे लिए भी मंगवा दे। सच में सर्दी में ठंडा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम भी गर्म खाने का मजा लेंगे। जी बिल्कुल आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगी। इस तरह अब सर्दी में शांति के घर पर हर कोई गर्म खाना एंजॉय करता है। अब किसी को कभी सर्दी में ठंडा खाना खाने की चिंता नहीं थी। बस खाना बनाकर टेबल पर ही इलेक्ट्रिकल चूल्हे पर रखा जाता था और खाना बिल्कुल गर्म रहता था। तभी वहाँ पर केशव नगर राज्य का राजा राजा सूरज अपने कुछ सैनिकों के साथ आ पहुँचा। अरे ओ साधु, अपनी आंखें खोल और इस वृक्ष से हट जा। अब से इस वृक्ष के नीचे हम बैठकर आराम करेंगे। चल हट। राजा की आवाज सुनकर तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और गहरी दृष्टि से राजा सूरज को देखा। राजन,
महाराज तो अपने महलों के आलीशान कक्षों में बैठकर आराम करते हैं। आपको भला इस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे मूर्ख साधु, क्या तुझे पता नहीं कि हम कौन हैं? हम हैं राजा सूरज। जब हम जंगल में शिकार खेलने आते हैं तो 15-20 दिन यहीं आराम से रहते हैं, और जब हमारा मन भर जाता है तब महल लौट जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे तू तपस्या कर रहा है ना, अब उसी के नीचे हम विश्राम करेंगे। देख क्या रहा है? चल हट यहाँ से, हट। राजन, तुम्हारे शब्दों और चेहरे से अहंकार टपक रहा है। तुम्हारी वाणी बता रही है कि तुम्हारा राज्य अभी नया नया है, वरना जो खानदानी राजा होते हैं उनकी भाषा इतनी कठोर नहीं होती। चुप रहे साधु, अब अगर एक शब्द और निकाला तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। किसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होगी और किसकी सलामत रहेगी, इसका फैसला समय करेगा राजन, समय। इतना कहकर तपस्वी वहाँ से तेज कदमों से चले गए और राजा सूरज वृक्ष के नीचे बैठ गए। सैनिकों, जाओ जंगल के सबसे सटीक शिकारी को ढूंढ कर लाओ। शिकारी को पता होता है कि शिकार कहाँ मिलेगा। जाओ। सैनिक तुरंत चला गया। कुछ देर बाद वो एक प्रसिद्ध शिकारी को लेकर लौटा। मैं इस राज्य का राजा हूँ। आज से तुम हमारे आसपास रहोगे और शिकार करने में हमारी सहायता करोगे। जो आज्ञा महाराज। इस घटना के कुछ दिन बाद हरियापुर गांव में एक सुंदर युवक अर्जुन रहता था। वो गांव के एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी वहां उसकी पड़ोसी राधा आई और मुस्कुराती हुई बोली, जब भी बांसुरी की धुन सुनती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। तुम कितनी अच्छी बांसुरी बजाते हो अर्जुन। राधा 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 मेरी बांसुरी बजाने की कला की कोई प्रशंसा करे या ना करे, पर तुम हमेशा करती हो। झूठे, पूरा गांव जानता है कि तुम कोई काम नहीं करते। जब भी कोई उदास होता है तो तुम्हें ही याद करता है। तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर हर दुखी मन प्रसन्न हो जाता है और इसी बांसुरी की बदौलत तुम्हारा घर चलता है। सही कह रही हो राधा। राधा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इधर उसी समय गांव के एक व्यापारी धनीराम की हवेली में चिंता छाई हुई थी। धनीराम अपनी हवेली में टहल रहा था। तभी उसकी पत्नी गंगा वहाँ आ पहुँची। अजी, क्या हुआ? कई घंटे से देख रही हूँ आप यूं ही चहलकदमी कर रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या पता व्यापार में मुझे कितना भारी घाटा हो गया। आप और आपका व्यापार, कितनी बार कहा है कि व्यापार में घाटा और लाभ लगा रहता है। अरे कैसी पत्नी हो तुम? मैं इतनी चिंता में हूँ और तुम मुझे समझाने की बजाय डांट रही हो। हाँ नहीं तो। लगता है आप सच में गहरी चिंता में हैं। भूल गए क्या, जब भी आप चिंता में होते हैं तो अर्जुन को बुलाते हैं। उसकी बांसुरी की धुन सुनते ही सबकी सारी चिंता मिट जाती है। धनीराम के चेहरे पर चमक आ गई। आहा, तुम सही कह रही हो। घाटे की चिंता में तो मैं ये भूल ही गया कि हमारे गांव में अर्जुन है। हाँ, पिछली बार जब मुझे घाटा हुआ था तब उसने ऐसी बांसुरी बजाई थी, ऐसी बांसुरी कि सब कुछ मैं भूल ही गया था। और फिर जब दोबारा व्यापार शुरू किया तो घाटे से कहीं ज्यादा, अरे दुगना लाभ हुआ था, दुगना। ए नौकर, इधर आ। सुन, जल्दी से जाकर अर्जुन को बुला कर ले आ। जा। नौकर तुरंत हवेली से बाहर चला गया। अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था। धनीराम का नौकर वहाँ आकर बोला, अर्जुन, तुम्हें धनीराम ने बुलवाया है। अर्जुन दौड़ता हुआ धनीराम के पास चला गया। हाँ, अर्जुन अर्जुन अर्जुन,
अरे भाई अर्जुन, आज चमत्कार कर दो। आज तुम बांसुरी की ऐसी मधुर धुन बजाओ कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। मेरा व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। कमाल कर दो आज तुम, करो। और अर्जुन ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी बांसुरी की गूंज धनीराम के कानों तक पहुंची, धनीराम अपने सारे दुख भूल गया और उसकी आंखों में आशा का प्रकाश लौट आया। हा 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 हा, वाह 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 वाह, मन तृप्त हो गया, आत्मा प्रसन्न हो गई। हाँ, अर्जुन, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारी बांसुरी की धुन जब भी सुनता हूँ मुझे तुम्हारे पिता की याद आ जाती है। वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे, पर एक दिन वो जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। सेठ जी, मैंने पिताजी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। तुम्हें मैंने हमेशा सराहा है बेटा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, क्यों ना तुम एक दिन महाराज को सुनाओ। तुम राजा सूरज के पास जाओ और इस समय वो हमारे जंगल में ही ठहरे हुए हैं, और उन्हें अपनी धुन से मंत्रमुग्ध कर दो। यदि वो तुम्हें महल में रख ले तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा अर्जुन। अर्जुन जंगल के उस विशाल वृक्ष तक पहुंचा, जहां राजा सूरज अपने सैनिकों के साथ बैठा हुआ था। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है और मैं हरियापुर गांव का निवासी हूँ। तेरा नाम अर्जुन है और तू हरियापुर गांव का निवासी है, तो इसमें मैं क्या करूं? महाराज, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। हमारे गांव में जब भी कोई उदास होता है या गहरी चिंता में होता है तो वो मुझे ही याद करता है। मैं आपके सामने अपनी बांसुरी की कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। ओह, ठीक है भाई, तो अब तो मुझे तुम्हारी बांसुरी की कला का प्रदर्शन देखना ही पड़ेगा। चलो शुरू हो जाओ। अर्जुन बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में गांव की सादगी और दिल की सच्चाई थी। वो अपनी कला में खो गया। किंतु कुछ देर बाद जब उसने बांसुरी बंद की, राजा सूरज का मिजाज बदल गया। राजा सूरज ने अर्जुन की बांसुरी तोड़ दी और अर्जुन को धक्का देते हुए कहा, तेरी तो इतनी घटिया बांसुरी, और तुम कहते थे कि तुम्हारी धुन सुनकर लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं। अरे हमें तो इतना क्रोध हो गया है कि लगता है कि तेरा गला दबा दें। नालायक कहीं का, दफा हो जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। अर्जुन अपमानित होकर वहाँ से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो सम्मान खोकर भी गरिमा से चला गया। अर्जुन के जाते ही राजा सूरज की नजर वहाँ के नीले हिरण पर पड़ी। वो हिरण बड़े ध्यान से उस ओर देख रहा था। हा 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 हा, ये तो बड़ा ही विचित्र और सुंदर हिरण है। इसका रंग नीला है। मुझे ये हिरण किसी भी कीमत पर चाहिए। इतना कहकर राजा सूरज ने धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर हिरण पर छोड़ दिया, पर हिरण भाग निकला। ओहो, तुम यहाँ किस लिए रखे गए हो शिकारी? हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए रखा है ताकि तुम शिकार पकड़ो। यदि तुम इसे जिंदा पकड़ कर लाओगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, एक सोने का हार। शिकारी तुरंत हिरण के पीछे दौड़ पड़ा और जंगल की गहराइयों में लुप्त हो गया। अर्जुन अपमान भरे शब्द सुनकर घर लौटा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद वो धनीराम की हवेली गया और बोला, सेठ जी, अब मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। कल से आप मुझे अपने गोदाम में काम पर रख लीजिए। नहीं बजाना मुझे बांसुरी। धनीराम चौंक गया। अरे अर्जुन, अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या बात है? अर्जुन ने सारी घटना धनीराम को सुनाई। धनीराम ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, गलती मेरी ही है। मुझे तुझे राजा सूरज के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं भूल ही गया था कि वो राजा विक्रम जैसा दयालु नहीं, बल्कि राजा सूरज है, वो जो क्रूर शासक के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने सोचा था कि तेरी बांसुरी की धुन सुनकर शायद उसका मन पिघल जाएगा। अरे पर क्रूर व्यक्ति का मन कभी नहीं पिघलता।
बेटा तू चिंता मत कर, चुप हो जा, चुप हो जा। तू उसकी बातें सुनकर घबरा मत, तू बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। हाँ। नहीं सेठ जी नहीं, महाराज ने मेरी बांसुरी तोड़ दी और बहुत अपमानजनक शब्द बोले। कहा नालायक दफा हो जाए यहाँ से। नहीं सेठ जी, मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, कभी नहीं बजाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। धनीराम ने अर्जुन को समझाया पर अर्जुन नहीं माना। धनीराम ने उसे गोदाम में काम पर रख लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अर्जुन घर में बैठे बैठे बक्से खंगाल रहा था कि उसकी नजर एक सोने के हार पर पड़ी। वो हार उसे कुछ समय पहले एक व्यापारी ने उपहार में दिया था। हाँ, जब मैं बांसुरी ही नहीं बजाऊंगा तो ये हार रखकर क्या करूंगा। अर्जुन ने वो हार जेब में रख लिया और फिर जंगल की ओर जा पहुंचा। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अचानक एक नील हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और अर्जुन के पीछे छुप गया। तभी वही शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। तुम्हारे पीछे जो हिरण है उसे मेरे हवाले कर दो। वैसे तो महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। चाहता तो उसे मार देता, पर मेरा मन नहीं कर रहा। देखो, मैं इस हिरण को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सोच लो, महाराज मुझे एक सोने का हार इनाम में देंगे। अर्जुन ने कुछ सोचकर अपनी जेब से वो सोने का हार निकाला। उसने शिकारी को देते हुए कहा, ये लो, ये हार मुझे कुछ समय पहले एक व्यापारी ने भेंट में दिया था। मैं इसे जंगल में फेंकने आया था, और अगर ये हार किसी की जान बचा सकता है तो ले लो, और महाराज से कह देना कि हिरण तुम्हें नहीं मिला। जाओ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत कीमती हार लग रहा है। अरे जाओ जाओ, मैंने छोड़ दिया तुम्हें, जाओ। शिकारी चला गया और अर्जुन ने हिरण की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब से तुम आजाद हो, जाओ। नीला हिरण इंसानी आवाज में बोला, तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या? तुम तो हिरण हो, इंसान की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं एक श्रापित मनुष्य हूँ। पहले मैं तेरी तरह इंसान ही था, पर किसी श्राप के कारण इस रूप में आ गया। श्राप? कैसा श्राप? कौन सा अपराध किया है तुमने? ये एक लंबी कहानी है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो, बताओ। चलो, आओ मेरे साथ चलो, आओ आओ आओ। नीला हिरण घने जंगल की ओर दौड़ने लगा। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए उसका पीछा किया। कई मोड़ों से गुजरते हुए वो एक झाड़ी के पास पहुंचा। झाड़ी के नीचे एक पुरानी पर अत्यंत सुंदर बांसुरी रखी थी। ये बांसुरी तुम्हारी है ना अर्जुन? अर्जुन जैसे ही झुका, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ, हाँ, ये तो मेरे पिताजी की बांसुरी है। हाँ हाँ हाँ, और जब मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम उसी अभागे बांसुरी वादक हरिया के पुत्र हो। क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ और उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले एक और जगह चलो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आओ। इतना कहकर नीला हिरण फिर आगे बढ़ा। अर्जुन उसके पीछे पीछे चलता रहा। काफी देर बाद वो एक झरने के पास पहुँचे। झरने के सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वो किसी राजा की लग रही थी। ये कौन है? ये मेरे पिता हैं। हैं? लेकिन तुम तो एक हिरण हो और ये तो राजा की मूर्ति लगती है। शायद तुम भूल गए, मैंने कहा था कि मैं पहले एक मनुष्य था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। राजा विक्रम
अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के साथ इसी झरने के पास खड़ा था। पिताजी, ये तो बड़ा ही सुंदर झरना है। जब भी हम जंगल के शिकार में आते हैं यही स्नान करते हैं। इसका पानी बहुत ही शीतल और पवित्र है। हो तो ठीक है, मैं भी यहीं स्नान करना चाहता हूँ। इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया जिसके हाथ में एक बांसुरी थी। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम हरिया है। मैं बांसुरी वादक हूँ। जब भी मेरे गांव में कोई व्यक्ति उदास या चिंता में होता है तो मुझे याद करता है। मेरी बांसुरी की धुन सुनकर उसका मन हल्का हो जाता है। और लोग तुम्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि राजकुमार, मेरी बांसुरी की धुन में शांति होती है। दुखी मन उसी में सुकून पा लेता है। राजकुमार मुस्कुराया, पर राजा विक्रम ने गहराई से देखा। महाराज, मेरे गांव में व्यापारी धनी राम ने कहा कि अगर मैं अपनी बांसुरी की धुन आपको सुनाऊं तो शायद आप मुझे महल में रख लें। मैं गरीब हूँ, यही सोच कर आया हूँ आपके पास। अच्छा, चलो ठीक है, सुनाओ, अपनी बांसुरी की धुन सुनाओ। हरिया ने बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन में एक जादू था, एक पवित्र आत्मिक शांति। राजा विक्रम की आंखें बंद हो गईं। पूरा वातावरण थम सा गया। कुछ देर बाद जब बांसुरी थमी तो राजा विक्रम ने प्रशंसा करते हुए बोला, वाह 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 वाह, हरिया, तुम्हारी कला तो अद्भुत है। आज तुमने मुझे अपने सारे राजकाज की चिंता को भुलाने में बहुत मदद की। हम तो एकदम सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। वाह 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 वाह, ठीक है, हम तुम्हें महल में नौकरी देंगे, अवश्य देंगे। पर राजकुमार आदित्य के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। क्या पिताजी, आप भी क्या बात करते हैं? मुझे तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं लगा। ये कौन सी विशेष धुन है? बेटे, जब तुम राजा बनोगे और शासन का भार संभालोगे तब समझोगे इस धुन की महत्ता। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बच्चे। वाह, तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे संगीत की समझ नहीं है? राजकुमार ने तलवार निकाली और हरिया की ओर बढ़ा। सुन हरिया, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि हम तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दें। चल जा यहाँ से। राजकुमार, ऐसा मत कहिए। घमंड अच्छा नहीं होता है। अपने पिताजी से कुछ सीखिए। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तेरे जैसे फटीचर से ज्ञान लो। चुपचाप अपनी ये सड़ी हुई बांसुरी लेकर निकल जा यहाँ से। निकल, निकल यहाँ से। इतना कहकर उसने हरिया को जोर से धक्का दिया। हरिया का संतुलन बिगड़ा, वो गिरा और उसका सिर पत्थर से टकराया। अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रम स्तब्ध रह गया। हरिया की मृत्यु के बाद झरने का पानी लाल पड़ गया था। उस दृश्य को देखकर राजा विक्रम की रगों में सन्नाटा दौड़ गया। ये तुमने क्या किया आदित्य? तुमने इसे मार डाला। पिताजी, मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। मैंने केवल उसे धक्का दिया था। मैं तो उसे यहाँ से बस भगाना चाहता था। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। उसने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, आहा, चलो ये तो अच्छा हुआ कि किसी और ने नहीं देखा। अगर किसी ने देख लिया होता तो मुझे मजबूरन तुम्हें दंड देना पड़ता। आखिर मैं राज्य भर में न्याय प्रिय राजा कहलाता हूँ। चलो एक काम करो, इसकी लाश को झरने में बहा दो। चलो। आदित्य ने कांपते हुए हरिया का शव झरने में फेंक दिया। जैसे ही शव पानी में डूबा, वहाँ एक तेज प्रकाश फैला। उसी प्रकाश से एक साधु प्रकट हुआ। महाराज, ये क्या न्याय है आपका? अगर ये कृत्य किसी आम जन ने किया होता तो क्या आप उसे क्षमा कर देते? साधु महाराज, मैं। चुप रहो राजन, तुम्हारा पुत्र दोषी है और तुमने उसे क्षमा कर दिया। एक न्याय प्रिय राजा के लिए सबसे बड़ा न्याय ये है कि दोषी चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, दंड समान होना चाहिए। तुम्हारा पुत्र निर्दोष नहीं है, हत्यारा है, हत्यारा। और तुम उसके अपराध में सहभागी हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ राजन,
तुम इसी क्षण पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। साधु का श्राप पूरा हुआ। अगले ही पल राजा विक्रम पत्थर की मूर्ति बन गया। साधु महाराज, गलती मेरी थी, मेरी। कृपया करके मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। चुप रहो, तुम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। हरिया गरीब था, इसीलिए तुमने उसे तुच्छ समझा और मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू एक नीला हिरण बन जाएगा और तब तक इस रूप में रहेगा जब तक हरिया का पुत्र तुझे क्षमा न कर दे। रंग बिरंगी किरणों ने वातावरण को ढक लिया और अगले ही पल राजकुमार आदित्य एक नीले हिरण में बदल गया। अर्जुन के सामने सच्चाई खुल चुकी थी। ओ, तो इसका मतलब तुम राजकुमार आदित्य हो और ये मूर्ति तुम्हारे पिता राजा विक्रम की है। हाँ अर्जुन, हम दोनों पिता पुत्र श्रापित हो चुके हैं। अब केवल तुम ही हमें इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। नीले हिरण की आंखों में पश्चाताप की गहराई थी। हमारे मंत्री ने हमारे श्रापित हो जाने के बाद राज्य पर कब्जा कर लिया। उसी मंत्री ने मेरी माता रुक्मणी की हत्या कर दी और अब वही राज्य का राजा बन बैठा है, राजा सूरज। मेरे पिता के साथ जो हुआ वो उनकी नियति थी। तुमने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। अर्जुन ने अपने पिता की बांसुरी उठाई, वही बांसुरी जो भाग्य का प्रतीक बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने बांसुरी को होठों से लगाया। ज्यों ही उसकी धुन उठी, वातावरण में रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। वो प्रकाश झरने पर, मूर्ति पर और नीले हिरण पर पड़ा। अगले ही पल राजा विक्रम ने अपना पत्थर का रूप त्यागा और नीला हिरण अपने असली रूप राजकुमार आदित्य में परिवर्तित हो गया। अर्जुन, मैं वास्तव में तुम्हारे पिता को सम्मान देना चाहता था, परंतु मेरे पुत्र की गलती ने उन्हें अकाल मृत्यु दे दिया। इतने में वही साधु रंग बिरंगी किरणों के बीच प्रकट हुए। साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने का अधिकार मेरा नहीं, अर्जुन का है, और तुम दोनों मुक्त हो चुके हो क्योंकि अर्जुन ने तुम्हें क्षमा कर दिया। साधु मुस्कुराया और आगे कहा, अब समय है न्याय का। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मंत्री राजा सूरज ने सिंहासन हड़प लिया। वो अभी जंगल में ठहरा हुआ है। जाओ, उसे समाप्त करो और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करो। जाओ। राजा विक्रम, राजकुमार आदित्य और अर्जुन तीनों साथ निकले। राजा सूरज अपने सैनिकों के साथ बैठा था जब अचानक उसने देखा राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य सामने खड़े हैं। हाँ, ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों जंगल में मारे गए। तुझे ये भूल करनी ही नहीं चाहिए थी मंत्री। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में राजा सूरज का अंत कर दिया। राज्य से अधर्म मिट गया। राजा विक्रम अर्जुन को लेकर महल लौटा। वहां उसने अपने पुराने मित्र हरिया की याद में एक भव्य मूर्ति बनवाई जो राज दरबार के मुख्य सभागार में स्थापित की गई। ये मूर्ति हमें हमेशा ये याद दिलाएगी कि कला और करुणा ही सच्चा राजधर्म है। अर्जुन के संगीत की धुन अब हर सुबह महल के प्रांगण में गूंजने लगी। जहां लोग कहते थे जिस बांसुरी ने एक राजा को पत्थर और एक राजकुमार को हिरण बनाया, उसी बांसुरी ने सबको इंसान बनना सिखाया।